अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसएसपीए में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। एसएसपीए के अंदर हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं सिंगल वीडियो कंप्लीट कोर्स। एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को एमएस वर्ड का एक मुकम्मल कोर्स दे रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एमएस वर्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। एमएस वर्ड बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो को आप लोगों को बड़े ध्यान से और बड़े तवज्जो से देखना होगा। चैप्टर रेड कर दिए हुए हैं। उस वीडियो के अंदर आप जो है वो एक एक चैप्टर को मूव कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप उस वीडियो को मुकम्मल कर सकते हैं। एक दिन में मुकम्मल नहीं होगी, तकरीबन वो एक जो है ना वो 1.5 घंटे की वो वीडियो होगी, जिसके अंदर आप लोगों को एमएस वर्ड का एक कंप्लीट कोर्स हमने दे दिया हुआ है। तो आप लोग एमएस वर्ड का मुकम्मल कोर्स उस एक ही वीडियो के अंदर उसको डाउनलोड कर लें, या फिर उस वीडियो को डेली बेसिस पे आके थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर वाइज उसको मुकम्मल करते रहे। तो एक ही वीडियो के अंदर आपका एमएस वर्ड का वो कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं ताकि हम अपना एमएस वर्ड का कोर्स स्टार्ट कर सकें। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके पास रन की कमांड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना होगा winword.exe winword.exe और ओके पे क्लिक कर देना है या एंटर का बटन प्रेस कर देना है। देन ऑटोमेटिकली आपके पास एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के बाद आप लोगों के पास एमएस वर्ड की मेन विंडो अपेयर हो जाएगी, जिसको आप डेस्कटॉप विंडो कह सकते हैं या फिर उसकी प्रेजेंट विंडो कह सकते हैं, जहां पे आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके जो है वो ऑलरेडी जो आपने डॉक्यूमेंट्स उससे पहले बनाए हुए हैं या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो तैयार किए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की भी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट आपके पास एक आ जाएगी। इसके अलावा आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बड़ा स्पीडी इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे ताकि कम से कम वक्त के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर सकें। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता या कहीं पे कोई आप लोगों को इश्यू क्रिएट हो जाता है तो आप दोबारा से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह ताला एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो दोबारा वापस आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये मेन विंडो है और इस मेन विंडो में आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, एडजेसेंसी लेटर है और इस तरह से मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं। आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो उस टास्क के लेवल का आप यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। जब आप एक बार टेम्पलेट चूज करेंगे तो वो टेम्पलेट यहाँ पे एक बार लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद वो एक्टिवली आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट चूज करके उस टेम्पलेट के अंदर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एनुअल रिपोर्ट का टेम्पलेट है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड मेरे पास एक टेम्पलेट क्लियर हो जाएगा और उस टेम्पलेट के अंदर जाके मैं अपनी सारी की सारी एडिटिंग करके अपनी एनुअल रिपोर्ट को तैयार कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट लिया जाता है। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो गया है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। मेरे इस डॉक्यूमेंट के बारे में, ये क्या है डॉक्यूमेंट, इसको मैं क्या कहूँगा, किस तरह से समझूंगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट का, ये जो हमारा ओपन हो गया, इसका हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये एक छोटी सी बार बनी हुई है। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर में देखेंगे जहाँ पे वर्ड का एक पोर्शन बना हुआ है, ये सेव की एक कमांड बनी हुई है। इसी तरह से आपके पास अनडू के लिए और रीडू के लिए कुछ बटन बने हुए हैं। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कम या ज्यादा टूल्स ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे बड़ा एक स्मॉल सा एरो बना हुआ है, नीचे की जानिब डाउन साइड पे ये एरो आपके पास आ रहा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। आप न्यू का बटन ऐड कर सकते हैं, ओपन का, सेव का, ईमेल, क्विक प्रिंट का बटन ऐड कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का बटन ऐड कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अनडू रीडू ऑलरेडी एडेड है और सेव भी एडेड है, तो उन पे टिक हुआ है कि ये बटन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। टेबल को ड्रॉ करने के लिए टच माउस मूव भी कर सकते हैं। मोर कमांड्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा रिबन से बिलो आप इस क्विक एक्सेस टूलबार को भी शो करना चाहें तो भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये जो आपके पास ये सारा एरिया, इसको हम अभी आगे चल के आपको बताते हैं कि इसको हम रिबन कहते हैं। तो रिबन से नीचे आपके पास क्विक एक्सेस टूलबार आ जाएगी ताकि आपको माउस को 1.5 किलोमीटर ऊपर ना लेके जाना पड़े, बल्कि वो आपको 100 मीटर की दूरी पर ही मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि इतना डिस्टेंस नहीं है, आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूलबार है जिसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी जरूरत की वो तमाम चीजें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जो आप लोगों को काम करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं।
ये आप डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सी चीज़, कौन सा टूल किस जगह पे किस तरह से चाहिए। तो आप ऑफिस जो है वो MS वर्ड जो है वो आपको इतनी परमिशन देता है, MS वर्ड का जो एक छोटा सा टूल है, ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको इतनी परमिशन देता है कि आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप बड़ी आसानी के साथ अपने काम में एक्सपर्ट लेवल तक या फिर एडवांस लेवल तक स्पीडी काम कर सकें। तो क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे पास आगे ये आपको एक रेड कलर में एक बार नजर आ रही है। अब यहाँ पे ये रेड कलर में क्यों है? रेड कलर में नहीं होती है लेकिन यहाँ पे रेड कलर में है। उसकी रीजन क्या है? आप लोगों के सामने रीजन तो है, लेकिन मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूंगा कि आप लोग मुझे इसकी रीजन बताएंगे कि ये इस वक्त रेड क्यों है और ये रेड कैसे खत्म होगा और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड है, तो आगे प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट 1 हमारे पास है। तो ये जो आपके पास रेड कलर का एरिया है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टाइटल बार। ये यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जिस नाम से भी सेव होगा, आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से आप सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे नजर आएगा। फिलहाल मेरा ये डॉक्यूमेंट 1 है तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो रहा है। तो मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा तो सेव करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मेरे पास एक नई शेप में यहाँ पे एक नए नाम के साथ आ जाएगा जिसके साथ मैं सेव करूंगा। तो चूंकि हम क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे मैं सेव का जो बटन है उसी को यूज़ करता हूँ। जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी कहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो मैं उसको कहता हूँ जी फिलहाल इसको आप डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर दें। तो डेस्कटॉप के ऊपर जब वो सेव करेगा तो सेव करते ही वो कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम बताएं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्लीट MS वर्ड कोर्स इन सिंगल वीडियो। जी मैंने अब इसको इस नाम से सेव कर दिया और मैं जस्ट सेव के बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने सेव के वर्ड पे बटन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट MS वर्ड कोर्स इन सिंगल वीडियो। यहाँ पे आपके पास ये अपडेट हो गया है। अब आपके डॉक्यूमेंट के जितने भी टास्क हैं वो इसी वीडियो के अंदर इसी तरह से अपेयर होंगे और इसी तरह से वो सेव होंगे। तो आपके इस एक फाइल के अंदर अब आपका जितना भी कोर्स होगा वो सारे का सारा इसी एक फाइल के अंदर सेव होने जा रहा है। अब इस टाइटल बार से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो हमारे पास ये एक छोटी सी बार है जिसके पास ये 3 बटन यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। ये आपके पास एक क्रॉस बटन है, इनको हम एक्शन बटन भी कहते हैं। इन बटन्स को प्रेस करते ही आपकी जो विंडो है वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर देगी। तो बेसिकली तो तमाम के तमाम टूल्स ही एक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जिनमें क्रॉस है। क्रॉस आम हालात में हम ये देखते हैं कि जब भी कभी हम किसी जगह पे क्रॉस पुट करते हैं तो इट मीन नोबडी इज परमिटेड टू गो देयर। तो क्रॉस का मतलब यह है कि आपके इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना है। जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास एक और बटन है जिसको हम रीस्टोर बटन कहते हैं। ये वैसे बटन किस तरह से रीस्टोर बटन है, अगर आप लोगों में से किसी बंदे को पता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि इसको रीस्टोर बटन कैसे कहते हैं। अदरवाइज मैं इसको बेसिकली कहता हूँ कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना, यानी ये आपकी विंडो को मिनिमाइज कर देता है और फिर इस विंडो को मैक्सिमाइज कर देता है। तो मैं इस बटन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन कहता हूँ। लेकिन यहाँ पे कमांड जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इसको रिस्टोर बटन के साथ जो है ना वो शो कर रहा है। तो आप प्लीज़ हमें ये बताइएगा कि ये रिस्टोर बटन किस तरह से है। तो आपके पास कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हम इसको रिस्टोर बटन क्यों कहते हैं। आगे आपके पास एक माइनस का साइन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो माइनस के साइन को उन्होंने मिनिमाइज बटन लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये मिनिमाइज तो नहीं होगा, ये तो टोटल मिनिमाइज होने के बाद फिर रीस्टोर करने के लिए हम ये बटन यूज करते हैं। तो ये मिनिमाइज और रीस्टोर बटन आपके पास है कि आपकी अगर विंडो कहीं पे अपेयर हो रही है और आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे टूल में जाके काम करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं, चाहे वो MS वर्ड का ही क्यों ना हो, तो आप वहां पर जो है वो इस साइन को यूज करके अपने एक डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज और फिर दोबारा से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करने के लिए आपको ये बटन भी काम कर सकता है आपका। अदरवाइज आप जस्ट जो है ना वो टास्क बार पे आपके पास यहाँ पे जहाँ पे वो आइकन बना हुआ होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसको रीस्टोर के लिए अपेयर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट की आपके पास है जिसको हमने बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर हमारे पास ये एरर आ रहा होता है कि जी हमारी तो जो है वो रिबन बार ही ख़त्म हो गई है, हमारे यहाँ टूल बार ही ख़त्म हो गई है सॉरी टूल बार नज़र ही नहीं आ रही है, हमारे यहाँ
कहीं पे भी हमें नहीं नजर आ रहा कि हमारी टैब्स कहाँ पे गई हैं, जिन टैब्स को लेके हमने काम करना होता है। हमारा डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू खत्म हो गया, जस्ट विंडो की स्क्रीन आ रही है, जस्ट एक डेस्कटॉप व्यू आ रहा है, डॉक्यूमेंट व्यू आ रहा है, तो बाकी हमारे सारे टूल्स गायब हो गए। तो ये वाला एक बटन है जो ये सारे रोल प्ले करता है। तो अब आपको क्या करना है, रिबन डिस्प्ले बटन है ये, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑटो हाइड रिबन, तो वो तमाम लोग जो इस तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम शो कर रहे होते हैं, उन लोगों के हाँ क्या होता है कि रिबन जो है वो ऑटो हाइड पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं तो रिबन जो है वो हाइड हो जाता है और उनका डॉक्यूमेंट अपनी रूटीन में काम करना वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो दोबारा रिबन के ऊपर जाएंगे, कर्सर को मूव करेंगे तो रिबन दोबारा से हाईलाइट हो जाएगा और उनको नजर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑटो हाइड पे क्लिक करता हूं तो आप देखें ये मेरा रिबन अब हाइड हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा तो मुझे ये रिबन दोबारा से मिल जाएगा। तो ऑटो हाइड पे भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से मैं अब ऑटो हाइड रिबन को खत्म करके मैं शो टैब्स पे जाता हूं। अब मैंने सिर्फ टैब्स शो करने को कहा है, तो अब यहाँ पे मेरे पास होम, फाइल एंड इंसर्ट है, डिजाइन, पेज लिंक, जस्ट टैब्स नजर आ रही हैं। इसके अलावा मेरा बाकी का पोर्शन सारे का सारा जो है वो हाइड हो गया है। तो मैं यहाँ से शो टैब्स की बजाय अब मैं कहता हूँ शो टैब्स एंड कमांड्स। अब मैंने जैसे क्लिक किया तो टैब्स और प्लस जो कमांड्स हैं तो उन टैब्स के अंडर काम करेंगी, वो सारी की सारी कमांड्स भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो आप ये जो रिबन डिस्प्ले बटन है, आप इस बटन को यूज करके अपने इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। इस रिबन में से कुछ आधा हिस्सा हाइड कर सकते हैं, बाकी हिस्से को शो रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो इसके बाद आगे आपके पास ये एक छोटा सा साइन ऑफ इंटरोगेशन है। सो एवरीबॉडी नोज दैट व्हाई साइन ऑफ इंटरोगेशन इज देयर, कि साइन ऑफ इंटरोगेशन का मतलब क्या है। साइन ऑफ इंटरोगेशन का मतलब यह है कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन पॉपअप होता है, तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर भी तो आप साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट कर सकते हैं ना। सो गो देयर एंड पुट योर साइन ऑफ इंटरोगेशन देयर। अब वहां पे अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन बेसिकली सवाल पूछने के लिए, अगर आपके माइंड के अंदर MS वर्ड के हवाले से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से कोई क्वेश्चन पॉपअप होता है और आप चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर किसी एक्सपर्ट बंदे से पूछें, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और अपने क्वेश्चन को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ ले जाएं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे जरूर प्रोवाइड करेगा। बट देयर इज अ बेसिक नीड कि यहाँ पे आपके पास मस्ट इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे जी। यहाँ पे मजीद हम अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मेरे पास चलें मैं इस जो है ना वो टैब बार से पहले यहाँ पे आता हूँ। थोड़ा सा हम अपने डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे ये एक आप लोगों को जो है ना ये बार सी मूव करती हुई आ रही है। तो ये इस बार को आप क्या कह सकते हैं जी, थिंक अबाउट दिस बार। इस बार का नाम आप क्या रखेंगे? क्या आपके दिमाग के अंदर इस बार से रिलेटेड कोई नाम आ रहा है जी? सोच के बता सकते हैं आप लोग कि इस बार को हम क्या कहेंगे। इस बार ने क्या करना होता है, इसने आपके डॉक्यूमेंट को जो है ना वो ऊपर या नीचे मूव करना होता है। ये आपके उस डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। लेकिन इस बार को हम क्या कहते हैं? फिलहाल तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने दिमाग के अंदर जो है ना वो कुछ थोड़ी सी उसकी बत्ती जलाएं और जानने की कोशिश करें कि आपके पास ये कौन सी बार है। मैंने थोड़ा सा पॉपअप करके आपको बता दिया है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये एक बार तो यहाँ पे है, एक और बार भी होगी। चलें देखते हैं वो बार हमें नजर आती है। चलें ये देखें, ये नीचे एक और बार भी नजर आ रही है। तो अब ये 2 बार हो गई हैं आपके पास, एक ये वाली है तो एक ये वाली है। इसको हम कहेंगे वर्टिकल बार और इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल बार। लेकिन कौन सी वाली बार, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो चले मैं बता देता हूँ। ये आपके पास है स्क्रॉल बार। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। आप वर्टिकली भी अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको हम स्क्रॉलिंग बार कहते हैं। एक आपके पास वर्टिकल मौजूद होती है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल मौजूद होती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो पड़ा हुआ होगा उसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार मौजूद होंगी। मैं दोबारा वापस 100 के साइज पे आता हूँ ताकि मुझे जस्ट एक वर्टिकल ही स्क्रॉल बार चाहिए, तो मुझे नजर आ रही है। इस स्क्रॉल बार के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो हैं इनको हम कहते हैं रूलर्स। तो ये रूलर्स हैं, आपको ये बताते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट का एरिया कौन सा है, किस एरिया के अंदर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ एरिया यहाँ पे क्लिक्ड है। ये मार्जिन एरिया है आपका, ये भी मार्जिनल एरिया है और ये भी मार्जिनल एरिया है। तो इसके अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। जो कुछ आप लिखेंगे यहाँ पे, जो कुछ आप टाइप करेंगे, वो सारे का सारा इसके अंदर ही सेव रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपके पास आपका मार्जिनल एरिया है। ये मार्जिन आपके पास ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, हेडर पे भी है और फुटर पे भी है। इसी तरह से ये आपका लेफ्ट और राइट जो है ना दोनों साइडों पे ये मार्जिन आपके लगे हुए होंगे। तो इसको हम रूलर्स कहते हैं। ये आपके मार्जिनल एरियाज को डिसाइड करते हैं।
आप यहाँ पे क्लिक करके इन मार्जिनल एरिया को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप मार्जिनल एरिया कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमारे पास है एक स्टेटस बार। तो स्टेटस बार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है जूम बटन। इससे हम क्या करते हैं, जूम बटन से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जी ये मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं जूम करता हूं, ये देख सकते हैं आप। तो ये जूम बटन है, ये इस तरह से काम करेगा। ये आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा करके जूम करके भी देख सकते हैं और आप उसको जो है ना वो प्लस और माइनस दोनों साइडों पे चेक कर सकते हैं। ये आपके पास जूम बटन है और जूम बटन के साथ आपके पास कुछ लेआउट दिए हुए हैं। इन लेआउट में एक आपके पास रीड मोड है, एक आपके पास प्रिंट लेआउट है। तो हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट के अंदर करते हैं। हमारा ज़्यादातर जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो प्रिंट लेआउट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है वेब लेआउट। तो अगर आप वेब पे काम करना चाहते हैं या वेब बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वेब लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वेब के हिसाब से ये बिल्कुल जिस तरह से वो वाइड एरिया होता है तो ये वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट तैयार होना शुरू हो गया। इसी तरह से मैं जब रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे टूल्स सब कुछ खत्म हो गए। यहाँ पे जस्ट मुझे एक डॉक्यूमेंट नजर आ गया कि जस्ट मैं उसको पढ़ता जाऊँ और यहाँ पे मुझे ये बटन भी नजर आ रहे हैं कि मैं एक पेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पेज जो है वो उनको मैं टर्न कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पास उन पेजेस के लिए भी पोर्शन बन गया है। तो मैं एक जिस तरह से एक बुक पढ़ी जाती है तो आप यहाँ पे रीड मोड के अंदर वो बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम ज़्यादातर जो स्प्रेडशीट्स के अंदर काम करते हैं तो हम प्रिंट लेने के लिए काम करते हैं, तो हम इसमें अक्सर प्रिंट लेआउट के अंदर ही काम करेंगे। तो मैं वापस अपने प्रिंट लेआउट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो काम करेंगे वो इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही काम कर रहे हैं। हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो जो इंग्लिश है वो यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी तक कितना लिखा गया, 3 वर्ड्स लिखे गए हैं। आप उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक है, दूसरा है और फिर ये तीसरा है। 3 वर्ड लिखे गए हैं और 3 में से वो कह रहे हैं कि एक वर्ड पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो ये एक वर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया तो 1 of 3 वर्ड्स सिलेक्टेड है यहाँ पे। इस तरह से मैं 2 सिलेक्ट कर देता हूँ तो 2 of 3 वर्ड्स यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे तो आपका स्टेटस शो कर रहा है। आगे पेज इसके बारे में बताया जा रहा है। ये पेज 1 of 1 है। मैं यहाँ पे अगर इसको आगे लेके जाता हूँ तो ये आगे मेरे पास पेज 2 of 2 हो जाएगा। तो दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे पेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप कौन से पेज पे हैं, पेज नंबर 1 पे हैं या फिर पेज नंबर 2 पे हैं। ये आपके पास स्टेटस बार थी। यहाँ तक आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट का सिंपल सा ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। और ये जो सेंटर का एरिया जहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ पे आपका कर्सर मूव कर रहा होगा, जहाँ तक आपका कर्सर जा सकता है, इसको हम डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने लिखना होता है। आप टाइप करते हैं, आप अपना लिखने का सारा काम जो है वो इसी एरिया के अंदर मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों में से अगर किसी के माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन पॉपअप होता है तो प्लीज़ जाइएगा नहीं और हमसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें और वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में लाजमी तौर पे कुछ नई वीडियो बना के आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। अगर हम इसे आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो बार है इसको हम कहेंगे टैब बार। इसके अंदर टैब्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, हम इसको टूल बार भी कहते हैं। टूल्स की मुख्तलिफ टैब्स बनी हुई। आपके पास एक फाइल से रिलेटेड है, फिर होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस से रिलेटेड है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू, और इसके साथ साथ फॉक्सेट, रीडर, PDF से रिलेटेड आप लोगों के पास जो है ना वो ये टैब बार बनी हुई है। इस टैब बार को हम बेसिकली टूल बार भी कहते हैं क्योंकि हर टैब के अंदर कुछ न कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना होता है और इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं आप उनको मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल के बारे में देखते हैं कि फाइल क्या है। तो जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक जो है ना वो बार अपेयर हो जाएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल बटन मौजूद है। एक तो इन्फो से रिलेटेड है, जस्ट वो इन्फो अपेयर हुई है यहाँ पे। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट MS वर्ड कोर्स इन सिंगल वीडियो है। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड है या नहीं है, इस हवाले से आप काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके इश्यूज़ को चेक कर सकते हैं, आप इसके वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं कि साइज इसका इतना बनता है, पेजेस इतने हैं, वर्ड्स इतने हैं, इसका एडिटिंग टाइम तकरीबन इतना हो चुका है। इसी तरह से टाइटल, टैग्स, एक्सेट्रा जो कुछ भी आप यहाँ पे इसका
ऐड करेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस तरह से आगे न्यू का बटन है, तो जब भी आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नया डॉक्यूमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कोई ऑलरेडी यूज डॉक्यूमेंट जो आप इससे पहले तैयार कर चुके हैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको ओपन के बटन पे क्लिक करना है। मैं साथ साथ शॉर्ट कीज भी डिस्कस करता जाता हूं ताकि आप लोगों को शॉर्ट कीज भी याद रहे। तो न्यू के लिए आपको कंट्रोल+N शॉर्टकट की प्रेस करना होगी। कंट्रोल+N शॉर्टकट की आपको प्रेस करना होगी, जिससे आप न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से कंट्रोल+O ओपन करने के लिए, किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल+O आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, आप कंट्रोल+O प्रेस करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एडिटिंग के लिए ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आगे सेव है, कंट्रोल+S सेव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल+S है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव एज आपके पास है, तो सेव एज के लिए मैं शॉर्टकट की आपके पास छोड़े जाता हूं। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि सेव एज के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? सेव एज के लिए शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, तो प्लीज आप लोग सर्च कीजिएगा और सर्च करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है। उसके बाद आपके पास प्रिंट है, प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल+P प्रेस कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को, जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अपने आप डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आप किसी और फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर करने के लिए सोशल मीडिया और दूसरी वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप उन वेबसाइट्स पे शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर टू कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं, तो MS वर्ड आपको ये ढेर सारी परमिशन देता है। इन तमाम को मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरा MS वर्ड कंप्लीट करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, तो कोशिश ये करेंगे कि आपको जल्द से जल्द हम इसके बेसिक फीचर्स से आगाह करके आगे चलते जाए। आगे एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी और फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज मीन आप डॉक्यूमेंट को खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अकाउंट, अब अकाउंट से रिलेटेड लास्ट एक ऑप्शन था, यहाँ पे मैंने जिसको डिस्कस नहीं किया। तो आप अगर अपना अकाउंट, आपने MS वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपने अकाउंट बनाया हो तो आप यहाँ पे उसकी मदद से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करके आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कीज ले सकते हैं, एक्टिवेशन अपनी करवा सकते हैं। तो ये रेड बार आपके यहाँ खत्म हो जाएगी। तो वो तमाम लोग जिन्होंने वीडियो वहां पे छोड़ दी थी उनको इस बात का आंसर नहीं मिलेगा, दे हैव टू सर्च। बट जो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो उनको इस बात का जवाब मिल गया, तो वो प्रोडक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब वो प्रोडक्ट एक्टिवेट करेंगे तो रेड बार खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन करना होगा और वहां से आपको ये सॉफ्टवेयर बाय करना होगा। ऑप्शंस हैं मजीद कुछ सेटिंग्स, अगर आप इसके अलावा कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं तो ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन सेटिंग्स को अवेल कर सकते हैं। फाइल के बाद मैं अगर आगे चलता हूं तो मेरे पास होम की टैब है। होम की टैब के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ पैनल्स बने हुए हैं और सारे के सारे ये टूल्स पड़े हुए हैं, जिनमें सबसे पहले मेरे पास क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, उसके बाद पैराग्राफ है, उसके बाद स्टाइल्स और उसके बाद एडिटिंग है। ये कुछ पैनल्स हैं जो सिर्फ होम टैब के अंदर आ रहे हैं। इस तरह से इंसर्ट टैब के अपने पैनल होंगे, इस तरह से डिजाइन टैब के कुछ अपने पैनल्स होंगे, पेज लेआउट के, रेफरेंसेस के, मेलिंग के, रिव्यू, व्यू और फॉक्सेट रीडर, इन सब के अपने अपने पैनल्स होंगे। तो हम वापस होम टैब पे आते हैं कि होम टैब के जितने भी पैनल्स हैं हम उनको डिस्कस कर सके। तो होम टैब में सबसे पहले हमारे पास जो पैनल है उसको क्लिपबोर्ड पैनल कहते हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड मीन आपके पास वो पुराने जमाने में आप लोग स्कूलिंग किया करते थे, स्कूलिंग के अंदर आप लोगों के यहाँ एक गत्ता हुआ करता था जिसके ऊपर रख के आप पेपर अटेम्प्ट किया करते थे। तो वो जो पेपर जिस गत्ते के ऊपर रख के आप दिया करते थे उस गत्ते को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब आप पेपर दे रहे होते थे तो आप उसके ऊपर उस अपनी शीट को उसके ऊपर चस्पा करते थे, क्लिप करके आप अपना मुकम्मल तौर पे पेपर सॉल्व करते थे, फिर उठाते थे, उठा के उसको दे देते थे जो सुपरटेंडेंट आपके पास होता था। उसके बाद नेक्स्ट पेपर के लिए आप दोबारा से अपना वो क्लिपबोर्ड ले जाते थे, वो पेपर आप उसके पास दोबारा क्लिप करते थे, पेपर सॉल्व करते थे और आगे दे देते थे। यही आपके पास क्लिपबोर्ड का काम होगा कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड पे चला जाएगा। वहां पे वो तब तक सेव रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कुछ नया कॉपी नहीं करते हैं, तो वो वहां पे सेव रहेगा। या आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट नहीं होता है, आप इसको क्लोज नहीं करते हैं। उसके बाद जब क्लिपबोर्ड पे आपका डाटा चला जाएगा तो क्लिपबोर्ड से आप अपने उस डाटा को बंडल ऑफ टाइम किसी नए डॉक्यूमेंट में किसी नई जगह पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। आप उसको बार बार कहीं पे भी जाके क्लिप कर सकते हैं। पूरा उस जमाने की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें और आज के ज़माने में फ़र्क ये है कि इस डाटा को आप मोर देन 100 टाइम्स आप जो है ना वो इस डाटा को जाके कहीं पे भी पेस्ट किए जा सकते हैं, अनटिल के आपने इसको नया कुछ भी कॉपी अभी तक नहीं किया है तो आपका पास पेस्ट का बटन काम करता रहेगा। तो यहाँ पे पेस्ट के बटन पे काम करने के लिए अब यहाँ पे पेस्ट तो नज़र आ रहा है, तो ये क्या पेस्ट करेगा, चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए जी उसने इसके अलावा जो कुछ पहले वर्डिंग जो हमने कॉपी की हुई थी उसने वो वहाँ पे पेस्ट कर दिया है जी। स्पेशल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग DC मंडी हाउसिंग, मैं उसको ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने के बाद मैं वापस जाता हूँ। मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया और इंटर का बटन प्रेस करने के बाद मैं प्रोफेशनल्स एकेडमी मांगट है, इसको मैं
कॉपी करता हूँ। मैं कॉपी कैसे करूँगा? कॉपी करने के लिए मेरे पास एक की है Ctrl+C, तो मैं Ctrl+C करके कॉपी कर सकता हूँ। एक दूसरा मेरे पास यहाँ पे ये बटन बना हुआ है कॉपी करने के लिए Ctrl+C, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास कॉपी हो गया। मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा। अब मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट इस जो मैंने कॉपी किया हुआ है इसको पेस्ट करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+V, तो मैं Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास यहाँ ये बटन बना हुआ है तो मैं इस बटन पे क्लिक करके भी इसको पेस्ट किए जा सकता हूँ। तो जैसे जितना मैं क्लिक करता जाऊँगा वैसे ये पेस्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे पेस्ट के अंदर कुछ और बहुत खूबसूरत से ऑप्शंस हैं जिनको आपको चाहिए कि आप लाजमी तौर पर क्लिक करें, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कट के बारे में भी बता दूं। ये डॉक्यूमेंट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी ये जो वर्ड या लाइन हमने सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पे तो हम इसको कॉपी करेंगे, लेकिन ये वाली जो जगह है, ये जो कैंची सी सीजर बनी हुई है आप लोगों के पास Ctrl+X, तो ये कट करने के लिए है। आप यहाँ से इस वर्डिंग को कट कर लेंगे, यहाँ से ये लाइन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ से ये लाइन ख़त्म हो गई है। अब आप नीचे आए और यहाँ पे आके आप इसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V यूज़ करके। तो ऊपर का जो एरिया है वहाँ से वो कट हो गया, वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने एक डॉक्यूमेंट से डाटा उठा के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में लेकर जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो डाटा अब दोबारा आप पहले डॉक्यूमेंट पे ना देखें, आप कंप्लीटली उसको वाइप आउट करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाते हैं। आप वहां पे Ctrl+X प्रेस कर सकते हैं, तो वो कट की आपके पास बहुत अच्छे से, बहुत इंप्रेसिवली वहां पे काम करेगी। तो इसी तरह से मैं वापस जाता हूँ और वापस Ctrl+X वाले फॉर्म में। अब यहाँ पे एक और बटन, यहाँ पे ये ब्रश आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V इसकी जो है ना वो शॉर्टकट कीज है। ये फॉर्मेट पेंटर है। अब हमने अभी तक चूंकि अपने डॉक्यूमेंट पे किसी भी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई ही नहीं की है, तो इसलिए हमें फॉर्मेट पेंटर की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, अब आगे जाके जब हम इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। अलबत्ता मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो है वो कॉपी हो गई है। अब आप आगे जाके कुछ भी लिखेंगे या कुछ आपने जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जाके आप जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पिछले डॉक्यूमेंट की या पिछली लाइन की जो फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी नए डॉक्यूमेंट पे या फिर नई लाइन पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब यह है कि ये उधर से फॉर्मेट को उठाता है और उठा के आपके नए डॉक्यूमेंट या आपकी नई विंडो पे जो है वो उस फॉर्मेट को जाके अप्लाई कर देता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर है। पेज के अंदर जो मजीद कुछ बटन्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो देखें। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है पहले, ये भी उसी फॉर्मेट पेंटर से रिलेटेड है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग थी वो सेम टू सेम वो सारी फॉर्मेटिंग आपको रखनी है या नहीं रखनी है। अगर आपको वो फॉर्मेटिंग रखनी है तो आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग रखेंगे, और अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं रखनी है तो या फिर पहली और दूसरी फॉर्मेटिंग को आपको इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, तो आप मर्ज फॉर्मेटिंग का बटन Ctrl+M आप प्रेस कर सकते हैं। उसके साथ शॉर्टकट कीज भी साथ साथ अपेयर हो रही है। तो अगर आपको सजेस्ट टेक्स्ट चाहिए तो आप Ctrl+T करेंगे, Ctrl+V करेंगे, ये आपके पास रूटीन में काम करेगा, ये डिफॉल्ट है। इस तरह से आप Ctrl+K, Ctrl+M और Ctrl+T करके अपने मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज यूजुअल जो आपको चाहिए आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर अगले पैनल पे चलते हैं तो हमारे पास है फॉन्ट पैनल। फॉन्ट पैनल के अंदर हमारे पास फॉन्ट से रिलेटेड ये जो हमने लिखा हुआ है वर्ड, ये सारे का सारा एक फॉन्ट है। तो इस फॉन्ट के अंदर हमारे पास फॉन्ट का स्टाइल भी है। फॉन्ट की आगे जो है ना वो उसकी कैपेसिटी है कि आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, या फिर किस तरह से आप उस फॉन्ट को एडजस्ट करते हैं। जी, ये आपके पास फॉन्ट स्टाइल है। तो इसको मैं इस फॉन्ट को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये फॉन्ट स्टाइल है, तो मैं फॉन्ट स्टाइल Ctrl+Shift+F करके भी मैं इसको ले सकता हूँ। अदरवाइज अभी जो मेरा ये फॉन्ट है ये कैलिबरी फॉन्ट है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो आई थिंक हेलवेटिका में जाके कोशिश करते हैं कि हेलवेटिका बहुत अच्छा है मेरे हेलवेटिका। जी, यहाँ पे ये हेलवेटिका अपीयर हो गया है, तो आप देख रहे हैं ये हेलवेटिका है। तो मैं हेलवेटिका पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास हेलवेटिका नज़र आ गया। तो आप इसी तरह से अपनी मर्जी से कोई भी और फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं फॉन्ट पे माउस को ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये फॉन्ट आप लोगों को चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं हेलवेटिका पे ही ठीक हूँ। उसके बाद आगे है फॉन्ट साइज़। मैं चाहूँ तो फॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। 72 तक ये आपको दे रहा होता है, तो आप 72 से आगे भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे बेशक 500 लिख दो भाई, उसमें तो कुछ ना कुछ करनी है, लेकिन वो अपेयर नहीं करेगा। देखें वो से P आपके पास आ गया, तो Ctrl+G करके वापस आ जाए। तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो और बटन उन्होंने दिए हुए। ये है जो कैपिटल है आपके पास, बड़ा ए जो लार्ज साइज में नज़र आ रहा है,
उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपका सिलेक्टेड एरिया जो होगा उसका फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा, और उसके बाद जो स्मॉल ए लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट साइज का एरिया वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इनको यूज करें, यहाँ पे यूज करें, या फिर आपके पास कीबोर्ड के ऊपर एक शॉर्टकट की है, आप चाहें तो कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट कीज जो आपके पास एक ब्रैकेट है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करते जाएं। क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, और अगर आप जो है वो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा करके बड़ी आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट के साइज को अपने कीबोर्ड से भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको जो है वो वापस स्मॉल साइज में भी लेके आ सकते हैं। अब इसी तरह से मजीद आगे चलते हैं तो हमारे पास ये कुछ स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने लिखा हुआ, और ये बेसिकली आपके पास है जिस केस बटन हम इसको कहते हैं, चेंज केस है या केस बटन हम इसको कहते हैं। तो आप अपने जो आपके पास लाइन या डॉक्यूमेंट है, आप अपने उस डॉक्यूमेंट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट की केस को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको सेंटेंस केस में रख लें। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर बड़ा होता है, उसके बाद के तमाम लेटर्स सिवाय आपके पास अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो स्मॉल लेटर्स ही होते हैं। तो आप सेंटेंस केस में ले जाएंगे। लोअर केस में ले जाएंगे तो चाहे कोई प्रॉपर नाउन हो, चाहे कोई कॉमन नाउन हो, या फिर कोई भी हो, सारे के सारे लोअर केस में चला जाएगा। और अपर केस में चाहे कोई कॉमन नाउन आ जाए, चाहे कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, वो ऑटोमेटिकली आपके पास अपर केस में चला जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा तो जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा उस वर्ड का पहला हिस्सा कैपिटल और बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। इस तरह से आगे चलेंगे तो टगल केस है। टगल केस बड़ा एक इंप्रेसिव, बड़ा क्लासी सा केस है। इसके अंदर पहले वाला वर्ड छोटा और बाकी सारे के सारे कैपिटल हो जाते हैं। देख लें, बड़ा फजा सा लगता है समटाइम, तो कोशिश ये करेंगे आप इसको हर जगह पे अप्लाई ना कीजिएगा। हाँ, कहीं पे बहुत डैशिंग सा काम करना चाह रहे हो या बहुत इंप्रेसिव या इंस्पिरेशनल सा काम करना चाह रहे हो तो वहाँ पे टगल केस को यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज ये मोर देन 99.9% यूज़ नहीं होता है, तो आपको जस्ट किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए टगल केस यूज़ करना होता है। सेंटेंस केस में वापस आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरा ये डॉक्यूमेंट अब सेंटेंस केस में अवेलेबल है। तो इससे मैं आगे चलता हूँ तो मेरे पास एक और बटन है। चूंकि अभी तक हमने कोई खास फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की है तो क्लियर बटन भी किसी तरह से कोई काम नहीं करेगा। अलबत्ता कुछ हल्की फुल्की जो फॉर्मेटिंग है उसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरी जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है यहाँ पे वो सारी की सारी इसने क्या कर देनी है, क्लियर कर देनी है। तो मैं कंट्रोल जी है अंडू करने के लिए। तो जब भी आप कभी कोई अपना डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर रहे होते हैं और आप उसको अंडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जी प्रेस करके अपने डॉक्यूमेंट पे, अपनी इस डॉक्यूमेंट की फेज पे वापस आ सकते हैं। तो कंट्रोल जी अंडू करने के लिए तो आप क्लियर और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर इस बटन पे क्लिक करें और आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाइड है वो सारी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद मजीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन में आपको कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं, एक्शन बटन्स हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पे आपके पास है बी लिखा हुआ है, तो ये है कंट्रोल बी। किसी भी वर्ड को, डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे बी पे आके क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का वो वाला एरिया जो है वो बोल्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये नजर आ रहा है, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल बी करूंगा तो ये वापस हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। अब बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल प्लस बी है। कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा और फिर कंट्रोल बी करेंगे तो आपका किया हुआ टास्क अंडू हो जाएगा। तो आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल बी के बाद आपके पास नेक्स्ट बटन है, आई लिखा हुआ है, ये आपके पास है इटालिक। आप चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट को या फिर अपने वर्ड्स को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा इटालिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ापन उनके अंदर ला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत क्लासिक जो है ना वो टास्क है। जब आप कभी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तब आप जो है ना ये इटालिक केस यूज़ करते हैं। तो इटालिक में समटाइम हम हेडिंग्स बनाने के लिए इटालिक केस यूज़ करते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट पे हमने जब बहुत ज़्यादा जोर देना होता है तो तब भी हम इटालिक केस को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन। जब हम हेडिंग्स बना रहे होते हैं या जब हम कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर लूँ ताकि रेड लाइन खत्म हो जाए। चलें, ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि मैंने क्यों ऐड टू डिक्शनरी किया है जी। यहाँ पे मेरे पास ये अपीयर हो गया है प्रोफेशनल्स एकेडमी वांगट। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारे को अंडरलाइन कर सकें। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इस हिस्से को अंडरलाइन करता हूँ, सिंगल जी, ये मेरे पास अंडरलाइन हो गया। आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू करके भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास आगे अंडरलाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो छोटा सा एक एरो यहाँ पे पॉपअप हो रहा है। इस एरो को अगर आप देखेंगे तो आपके पास अंडरलाइन की कुछ और भी टाइप्स यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ और किस्में आपके पास पड़ी है। तो आप चाहें तो किसी और तरह से भी अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। आप अपनी मर्जी का कोई अंडरलाइन फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आप यूज़ करेंगे वो वहाँ पे चलता रहेगा।
जी ठीक हो गया। कुछ उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये कुछ एरर शो कर रहा होता है। तो अगर कहीं पे कोई एरर शो हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि जी वो वाला एरिया वहाँ पे नजर नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। तो जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू करूँगा तो इट मीन्स कि ये वाला वर्ड हजफ हो गया, इस वर्ड को आप नहीं पढ़ सकते। प्रोफेशनल्स मांगट अब रह गए, अब अकेडमी का वर्ड इसके अंदर से हजफ कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब आप यहाँ पे उस वर्ड को नहीं पढ़ सकते हैं, इस वर्ड को अब आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोई बुक लिखी है, उस बुक के अंदर आप वो वर्ड खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि वो वर्ड हजफ हो जाए, उसको दोबारा पढ़ा ना जाए, अवेलेबल रहे लेकिन उसको यूज ना किया जा सके, तो वहां पे आप स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब मजीद आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है ना वो सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड दो बटन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी जो है ना वो फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, जो शायद आप लोग इससे पहले जानना भी चाहेंगे कि क्या है। जी ये मैंने x लिखा है और इसके बाद मैं y भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, और आगे मैं आप लोगों के पास H2 और O लिख देता हूँ। जी यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे x2y कर देते हैं। यहाँ पे अब जो x2y लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये x2 और y इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो मैं थोड़ा सा एक टास्क परफॉर्म करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ये मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ। 2 को सिर्फ मैंने सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर दिया है। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये x के y है। यहाँ पे 2 को मैंने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। अब इससे ये हमें पता चल रहा है कि x के y है। जो लोग मैथ को अच्छे से जानते और समझते हैं उन लोगों की समझ में ये आ रहा होगा कि x के y का मतलब क्या है। और इसी तरह से हमें सब स्क्रिप्ट कहाँ पे काम आता है। अब आपके पास ये वाला 2 है, मैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास H2O हो जाएगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है अपनी मैट्रिक या फिर आगे जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन तमाम लोगों को पता होगा कि H2O का मतलब क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि H2O का मतलब क्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि H2O किस चीज का फॉर्मूला है और हम इसको केमिस्ट्री के अंदर कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको हम रीड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हमें ये वाले 2 बटन काफी हद तक हेल्प करते हैं। हम इन चीजों को सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के नाम से याद करते हैं और हम इन बटन्स को यूज करके अपनी केमिकल या मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। इससे अगर हम आगे चलें तो हमारे पास ये एक बड़ा बेहतरीन सा बटन है, इसको हम टाइपोग्राफी के लिए यूज करते हैं। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। आपके पास जो टेक्स्ट पड़े हुए हैं, टेक्स्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। जिस तरह से आप अपनी तस्वीरों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स लगाते हैं और उनको थोड़ा सा डैशी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे MS वर्ड आप लोगों को ये परमिशन देता है कि आप कुछ इफेक्ट्स लगा के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स को कुछ वर्ड्स को बहुत ही मजेदार बना सके। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका ये वाला मिरर केस यूज करता हूँ तो ये देखें, तो ये यहाँ पे मेरे पास अब जो चीज़ अपेयर हो रही है वो x2y x के y तो है, लेकिन साथ में थोड़ा सा उसका मिरर इमेज भी यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो आप इस तरह के मुख्तलिफ इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इस तरह के इफेक्ट्स यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, लेकिन टेक्स्ट इफेक्ट्स है तो टाइपोग्राफी अगर आप लोग करते हैं, टाइपोग्राफी के हवाले से अगर आप काम करते हैं तो आपको ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी और यहाँ पे आके आप ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। आपको पता है आप अगर अपनी बुक फॉर्म में जाएं तो वहाँ पे आप हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर यूज किया करते थे कि जी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप ये डेफिनेशन है और अब मुझे इसको याद करना है। तो ये जो टेक्स्ट हाईलाइटर है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको वो डेफिनेशंस और वो सारे के सारे टास्क जो है वो यूज करने में हेल्प करता है। तो आप जस्ट इसकी मदद से अपना जो है वो हाईलाइटर यूज कर सकते हैं और अपनी उन डेफिनेशंस या फिर उन स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं जिनको आप बाद में पढ़ने वाले हैं। आगे चले तो आगे हमारे पास अक्सर ये होता है कि जब हम किसी भी जो है ना वो वर्ड को हम क्रॉस कर देते हैं या टीचर्स हमारी मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं तो वो रेड पेंसिल से इनको क्रॉस करते हैं। तो ये चूंकि एकेडमी का वर्ड हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है तो इसका कलर हम रेड कर देते हैं। तो जैसे हम इसका कलर रेड करेंगे तो इट मीन्स कि दिस वर्ड इज नॉट अवेलेबल और एक्सेसिबल, कि अब आप इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप एकेडमी का वर्ड यहाँ से रिजेक्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस तरह करके आप अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और आप उसके बैकग्राउंड का कलर भी, जो फॉन्ट के हाईलाइट करने का कलर है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ढेर सारे कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं और उस कलर की मदद से ही आप अपने फॉन्ट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा क्लासी बना सकते हैं। यहाँ तक हमारा फॉन्ट पैनल भी मुकम्मल हो गया। और अगर आप लोगों में से किसी भी बंदे के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पॉप अप होता है कि जी फॉन्ट कलर के अंदर ये फलां चीज़ डिस्कस नहीं की गई है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस करें। हम उस चीज़ को लाजमी तौर पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ पैनल। पैराग्राफ पैनल बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम एक छोटा सा पैराग्राफ तो चाहिए जिसके लिए हम काम कर सकें, जिसमें हम काम करें। तो मैं पहले एक पैराग्राफ लेके आता हूँ जी। पैराग्राफ पैनल को समझने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे ये एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे कॉपी करके कुछ हिस्सा रख लिया है। अब इसके आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स मजीद बना सकते हैं। तो पैराग्राफ पैनल के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है बुलेट्स। अब बुलेट्स हम किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पैनल्स के अंदर तो यहाँ पे पैराग्राफ हमने बना दिए हुए हैं। तो ये एक बुलेट यहाँ पे एक और दो पैराग्राफ हैं, तो दो बुलेट्स यहाँ पे अपेयर हो गए। अब जितना भी आगे लिखते जाएंगे तो हर एक के अंदर ये बुलेट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको ये बुलेट्स मिलते जाएंगे। आप कुछ भी लिखते जाएंगे और ये बुलेट्स आपके पास बनते जाएंगे। तो आप बुलेट्स के साथ साथ यहाँ पे अब बुलेट्स बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बुलेट्स हम यूज़ करते हैं जब हम कुछ पॉइंट्स दे रहे होते हैं कि नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। तो वहाँ पे हम बुलेट्स यूज़ करके उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। बुलेट्स के आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, आप अपनी मर्जी के ढेर सारे बुलेट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी यहाँ पे बुलेट की फॉर्म ले सकते हैं, आप अपना भी कोई नया बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। इसको जरूर एक्सप्लोर करके देखिएगा। आप यहाँ पे अपनी पिक को भी एज अ बुलेट फॉर्म लगा सकते हैं। चेंज लिस्ट का लेवल है, आप लिस्ट का लेवल चेंज कर सकते हैं कि पहले लेवल पे कुछ और हो, अगर आपके पास दूसरी उसकी सब हेडिंग आ जाए तो उसके लिए कुछ और, उसकी सब हेडिंग आ जाए तो उसके लिए कुछ और उसकी सब हेडिंग्स आती जाए तो उनके लिए आपका बुलेट लेवल भी चेंज हो सकता है। इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट पे काम करना कोई आसान तो नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है शाज़ो नाज़री कभी किसी को मल्टी लेवल लिस्ट पे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना नया बुलेट डिफाइन करके यहाँ पे जरूर लगा के देखिएगा। बुलेट्स के बाद आगे आपके पास है नंबर पैनल। तो हम नंबरिंग वाली बुलेट्स भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से हमारे पास ये काउंटिंग आ गई है। इसका समटाइम हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है जब हम शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर ऑटोमेटिकली अगर कहीं पे कोई पैराग्राफ हमने ऊपर नीचे मूव कर दिया हो, समटाइम ऐसा होता है कि हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसमें सेटिंग्स के दौरान हमें ऑफिसर्स कहते हैं कि जी फलां वाली नहीं, फलां वाली पहले नंबर पे लाओ, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे नंबर पे ले जाओ। तो हमें उसको रीसेट करने में ज़रा आसान होता है, उसके नंबर लग जाते हैं। तो आप इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट और मुख्तलिफ नंबर दे सकते हैं। आप 1 2 ABC, स्मॉल ABC वगैरह वगैरह आपके पास ढेर सारी हैं। और आप अपनी भी एक नंबर वैल्यू डिसाइन कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 आप सारे के सारे जो है ना वो इवन नंबर लगा सकते हैं, प्राइम नंबर लगा सकते हैं, नेचुरल नंबर लगा सकते हैं, होल नंबर लगा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप अपने लिए कौन सी नंबर लिस्ट डिफाइन करेंगे। सो अगर आप लोगों में से कोई बंदा इतना अच्छा जानता है MS वर्ड को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने लेवल की नंबर लिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने ये बुलेट सिस्टम कैसे अप्लाई किया और आपको कौन सी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके अंदर भी मल्टी लेवल लिस्ट के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप देखते हैं बुक्स के अंदर देखें यहाँ पे 1 1.1 1.1.1 1.111 1.2 1.3.1 एक्सेट्रा ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टी लेवल लिस्ट है। तो मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आपके पास ढेर सारे जो है ना वो बुलेट्स या फिर ढेर सारी काउंटिंग्स ये सारी चीज़ें हैं। आप एक हेडिंग उसकी सब हेडिंग और उनके लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लिस्ट स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 इंडेंटेशन के बटन है, बड़े ही कमाल के इंडेंटेशन के बटन है ये। तो इनमें मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये इंडेंटेशन का जो बटन है इसको मैं ऐसे करके क्लिक करूँगा तो ये देखें थोड़ी सी इंडेंटेशन इधर हो गई, ये मूव हो गया थोड़ा सा। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे तो ये देख लें जी, ये यहाँ पे है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इंडेंटेशन ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, देख रहे हैं आप ये उधर को इंडेंट कर रहा है। ये वाला एरिया सारा एरिया जो है वो इसने खाली कर दिया। अब आपका डॉक्यूमेंट सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ वो इस साइड पे राइट साइड पे सारे का सारा इंडेंट हो गया। आप चाहें तो उसको डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे अपने उसको ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ला के भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे इंडेंट करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इंडेंटेशन का मतलब यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का जो मार्जिनल एरिया उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इंडेंटेशन को भी समटाइम यूज़ करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इतनी जगह रखना चाहते हैं कि उसके कुछ मार्जिनल एरिया से अंदर का जो बाकी का इलाका है उसके ऊपर हम मजीद कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, मजीद कुछ काम करना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम इंडेंटेशन को यूज़ करके कुछ एरिया खाली भी छोड़ देते हैं ताकि उस पर मजीद कुछ जो टास्क परफॉर्म करने वाले होते हैं हम उनको कर सकें। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि जब आप मैथ का पेपर मुकम्मल कर रहे होते हैं, मैथ का पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म भी करना है, बच्चों ने कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आप इंडेंटेशन की यूज़ करके उन बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा टास्क, कुछ थोड़ी सी जगह वहाँ पे जो है वो इंडेंट करके खाली छोड़ सकते हैं कि बच्चे अपना वो जो एक्स्ट्रा वर्क है वो वहाँ पे कर सकें ताकि आपको दोबारा से किसी नई शीट पे ना जाना पड़े, आप उसी को चेक करके उसको मुकम्मल कर सकें। इंडेंटेशन के बाद आपके पास ये आगे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है और ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। आप लेफ्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं। आप जिस तरफ से लिखना चाहेंगे उस तरफ बुलेट्स चले जाएंगे। आप लेफ्ट टू राइट लिखना चाहेंगे तो उस हिसाब से जो है वो बुलेट्स एडजस्ट हो जाएंगे, और आप राइट टू लेफ्ट लिखना चाहेंगे तो उस हिसाब से बुलेट्स एडजस्ट हो जाएंगे। ये समटाइम ऐसा होता है कि हम अगर MS वर्ड के अंदर उर्दू
MS वर्ड के अंदर उर्दू भी लिखी जा सकती है भाई। अगर किसी बंदे को नहीं पता तो वो भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि उर्दू कैसे लिख सकते हैं। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि हम MS वर्ड के अंदर उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं और बहुत क्लासी मेथड से लिख सकते हैं, और वही नूरी नास्तिल वाली जो उर्दू है हम उसको लिखेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू लिखनी है तो आप इस फॉर्म में आ जाएंगे, और अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो आप इस फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है सॉर्टिंग का बटन। तो मैं आपको ऑलरेडी सॉर्टिंग के बारे में बता चुका हूँ। जब आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के बाद आपके पास सॉर्टिंग होती है। आप सॉर्टिंग के अंदर क्या करते हैं जी, पैराग्राफ को आपने सॉर्ट करना है, और पैराग्राफ को सॉर्ट करना है आप किस हिसाब से जी, नंबर के हिसाब से आपने सॉर्ट करना है, और नंबर असेंडिंग में रखना है, डिसेंडिंग में रखना है। बस आपको ये करना है और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब यही होगा कि आपके डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है। आपके डॉक्यूमेंट को 1 2 3 4 या फिर 10 9 8 7 6 5 की फॉर्म में आपको अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आपके पास एक छोटा सा बटन है। क्या काम करता है ये बटन, आप प्लीज सर्च करके मुझे भी बताइएगा कि इस बटन ने क्या करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन जो है ना वो फॉर्मेटिंग सिंबल्स, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क। अब एडवांस लेआउट टास्क क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि आप अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं, या फिर आपने कोई ऐसी जो है ना वो वर्डिंग यूज की हुई है, या फिर ऐसे वर्ड यूज किए हुए हैं जो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये इस तरह का मार्क शो कर देगा कि जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसको एक्सप्लेन करें। अब आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज आप इसको एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टास्क आ गया जी, ये हमारे पास है अलाइनमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट, हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। किस तरह अलाइन करेंगे, यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल्स एकेडमी मांगड़ लिख दिया। प्रोफेशनल्स एकेडमी मांगड़ यहाँ पे फिलहाल इस वक्त राइट लाइन है। आप इसको लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं, और आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई का तो कोई आपको ऑप्शन नजर नहीं आएगा, तो ये राइट लाइन में या सेंटर लाइन में नजर आएगा। जस्टिफाई कैसे, आप ये वाला जो आपके सामने पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस पैराग्राफ को मैंने जस्टिफाई नहीं किया, तो ये इसकी ये हालत है। देख रहे हैं इसके एजेस कितने बुरे लग रहे हैं यहाँ पे हमें। तो जैसे ही मैं इसको जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो अब ये एजेस देख रहे हैं बहुत अच्छे से मार्जिनल एरिया के साथ सेट हो गए, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आप जस्टिफाई लो भी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत एरर रह जाएगा। जस्टिफाई मीडियम करेंगे तो कुछ हद तक उसको एडजस्ट कर लेगा। इसी तरह से जस्टिफाई हाई कर देंगे तो बहुत अच्छे से मतलब आप लाइन टू लाइन इंचेस को भी मैच करना शुरू कर देंगे तो वो उसको हैंडल करेगा। तो ये जस्टिफाई जो सबसे पहले कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल जे प्रेस करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पैराग्राफ्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेफ्ट के लिए आपके पास शॉर्टकट की है जी, जब आप इसको अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल प्रेस कर लें, और इसी तरह से राइट के लिए कंट्रोल आर आपके पास है, आप उसको कंट्रोल आर करके राइट लाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कंट्रोल ई है, जब आप उसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कंट्रोल जे करके जस्टिफाई ही करता हूं ताकि मुझे खूबसूरत नजर आता रहे। तो अलाइनमेंट का ये पैनल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप इनको जरूर यूज कीजिएगा। अब आगे मेरे पास ये छोटा सा एक बटन है पैराग्राफ के अंदर, ये है लाइन का डिस्टेंस। जो मेरे पास लाइंस मौजूद है उन लाइंस के दरमियान मैं कितना डिस्टेंस रखना चाहता हूँ, इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो लाइन स्पेसिंग आप कितनी रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, स्पेस खत्म करना चाहते हैं, या फिर जितनी स्पेसिंग आप यहाँ पे रखना चाहते हैं आप वो स्पेसिंग रख सकते हैं। ये यहाँ पे मैं इतनी स्पेसिंग रख रहा हूँ, तो ये अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी हद तक के डॉक्यूमेंट 1.52, 2.5, 3.0 पे जाकर तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो 1.15 या 1.5 ठीक है, इट्स ओके। 1.5 पे ये मुझे कुछ मुनासिब लग रहा है, तो मैंने 1.5 पे इसको एडजस्ट कर दिया। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट 1.5 पे एडजस्टेड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये जी क्या चीज़ है, आपके पास एक बड़ी सी बाल्टी बनी हुई है, पता है क्या करेगी ये बाल्टी? चलिए ट्राई करते हैं कि ये बाल्टी क्या करेगी। देख रहे हैं आप लोग, इस बाल्टी से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ये जो भी आपका टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा क्लासी सा कलर देने के लिए ये आपके पास जो है ना वो बाल्टी पड़ी हुई है, और इसने क्या करना होता है कि ये हाईलाइट करती है, शेड देती है, रंग देती है आपके उस बैकग्राउंड को जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो आप अपने उस टेक्स्ट को किसी भी तरह का बैकग्राउंड दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप अपने उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं और उसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई कलर यूज़ नहीं करना चाहता, तो आप शेडिंग यूज़ कर सकते हैं और अपने जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ होता है आप उसको एक स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये बॉर्डर है मेरे पास। अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उसके यहाँ बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। नीचे बॉटम बॉर्डर लगाने के लिए
ये टॉप बॉर्डर लगाने के लिए, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, कोई बॉर्डर नहीं लगाना आपने, ऑल बॉर्डर है। उसके आसपास आगे पीछे जितना भी एरिया है वो सारे का सारा बॉर्डर फॉर्म में आ जाएगा। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है। तो अब हमने चूंकि यहाँ पे कोई टेबल बनाया हुआ ही नहीं है तो फिर हमें इस हिसाब से बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं। तो बॉर्डर का मतलब बेसिकली यही है कि मार्जिनल एरिया के अंदर अंदर एक बॉर्डर लग जाता है और आप अपने उस बॉर्डर के अंदर काम करते हैं। आप ये समझ लें कि आपको जब ड्राइंग बनाना होती है ना, जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो ड्राइंग के लिए आप सबसे पहले मार्जिन्स लगाते हैं और मार्जिन आप बॉर्डर फॉर्म में लगाते हैं कि इस एरिया के अंदर रह के आपने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो ये आपके पास वो बॉर्डर लाइन होगी, यहाँ पे रह के आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक लेफ्ट साइड का बॉर्डर लगाते हैं। ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड था उसके ऊपर लेफ्ट साइड का बॉर्डर लग गया है। तो अगले पे हम राइट साइड का बॉर्डर लगा के देखते हैं क्या ये काम करेगा। चलें जी, गुड हो गया। ये देखें आपके डॉक्यूमेंट की एक अच्छी सी लुक आ रही है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट दोनों पे आपको जो है ना ये बॉर्डर लगा के दिखा दिया और आप इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स लगा के इसको मजीद खूबसूरत और आई कैची बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक स्टाइल का पैनल आता है। तो स्टाइल के पैनल, अब हमारे पास ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले यही पैनल थे। बाकी पैनल्स के अंदर हम बड़ी स्पीडी काम करते जाएंगे और बहुत स्पीडी आगे चलते जाएंगे। आगे हमारे पास स्टाइल्स का पैनल है। तो स्टाइल्स के पैनल में क्या होता है कि समटाइम आप बगैर किसी स्पेसिंग के, बगैर किसी सेटिंग्स के कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, या मैं सिंपल आपको ये कहूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ स्टाइल शीट सेट करके रख दी हुई होती है, उन्होंने कुछ स्टाइल्स बना के दिए हुए होते हैं ऑलरेडी। वो आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप करो, टाइप करने के बाद स्टाइल पे क्लिक करो, क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेट में ढल जाएगा फौरन। आपको किसी भी तरह की ना तो कोई हेडिंग चेक करने की जरूरत है, ना आपको स्पेसिंग देने की जरूरत है, ना आपको लाइन सेट करने की जरूरत है। वो तमाम की तमाम वो फॉर्मेट्स खुद ब खुद सेट कर देगा। आप जैसे आपने सेलेक्ट किया हुआ देख रहे हैं, मैं जैसे उस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा उसको एडजस्ट कर देता है। बस ये है कि सारी फॉर्मेटिंग वो फिर अपनी अप्लाई कर देगा, आपको उसी फॉर्मेटिंग के अंदर गुजारा करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं उसको, इतना जरूरी नहीं है कि आपने जहां पे उसको जो है ना वो अप्लाई कर दिया और आप उसके बाद उसको छेड़ नहीं सकते हैं। तो आपके पास खेलने के लिए भाई खेलो, आप जितनी स्पीड के साथ या जितने अच्छे से इसके साथ खेलोगे, जितना वेल प्ले करोगे, आप उतने अच्छे और उतने एडवांस लेवल के जो है ना, एक्सपर्ट लेवल के जो है ना वो आप इसके ऑफिसर बनोगे, या फिर कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट लेवल के पर्सन बनोगे एमएस वर्ड के। और इसी तरह से दूसरे टूल भी मैं तो ये कहता हूँ कि आप खेलें, जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे, और अगर आप नहीं खेलेंगे इसके साथ तो फिर आप सीख भी नहीं सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी एक स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं हाईलाइट करने के लिए, इसी तरह से हेडिंग्स के लिए, बुक्स के लिए, ETC आपके पास ढेर सारे स्टाइल्स हैं, आप उनमें से कोई भी एक स्टाइल चूज कर सकते हैं। आगे आपके पास एडिटिंग का पैनल है। एडिटिंग के पैनल में आपके पास यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट बटन दिए हुए हैं 3-4। अब उनमें सबसे पहले फाइंड का बटन है। तो आप क्या कर सकते हैं जी, फाइंड के बटन में जब भी आप अपने इस डॉक्यूमेंट में से कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कोविड का जो वर्ड है ना, हालांकि COVID है लेकिन ये इसको एरर दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोविड का जो वर्ड है ना उसको मैं ख़त्म कर दूँ। कोविड के वर्ड की जगह पे मैं कोई और चीज़ यहाँ पे अगर रख दूँ तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बेहतर आ जाए। तो मैं कंट्रोल F करता हूँ और F करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी आप फाइंड करें जी किसको, कोविड को। जैसे मैं कोविड को फाइंड करने को कहता हूँ तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे कोविड का वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे उसने उसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो ये कोविड 5 जगहों पे मुझे कोविड का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो कंट्रोल F शॉर्टकट की है फाइंड करने के लिए, अदरवाइज आप बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इसको फाइंड नहीं करना है, फाइंड करके मैं एक एक करके चेंज करता तो पूरा नहीं आता। क्या पता है मेरे पास 1000+ बुक्स हो, यहाँ पे इसके मेरे पास जो है ना वो 10,000 पेजेस हो, तो फिर मैं कैसे इन वर्ड्स को चेंज करता वो पूरा होगा। तो मुझे क्या करना है कि कंट्रोल F की बजाय मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल H जी, मेरे पास शॉर्टकट की होगी कंट्रोल H। तो यहीं पे मैं कोविड को फाइंड करके मैं कहता हूँ जी इस कोविड को फाइंड कर लें, सबको फाइंड हो गए, और मैं कहता हूँ जी इसको रिप्लेस कर दो इन्फेक्शियस का वर्ड मैं कहता हूँ कि जी रिप्लेस कर दें। अब मैं चाहूँ तो एक एक वर्ड पे रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने कोविड किया रिप्लेस हाल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि 5 थे वर्ड्स और 5 जो वर्ड्स हैं उनके उन्होंने रिप्लेसमेंट करके उसको उन्होंने इन्फेक्शियस कर दिया हुआ है। क्या कर दिया जी, इन्फेक्शियस। ये देख रहे हैं आप। अब आपको कोई भी कोविड इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो सारे के सारे चेंज हो गए। 5 के 5 थे, वो 5 के 5 आप चेंज हो गए। तो आप जो है ना वो रिप्लेस का बटन यूज़ कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस का बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है जिसको यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स को जस्ट विद 1 क्लिक आप उनको ठीक कर सकते हैं। आपको कोई एक बटन, कोई एक की, कोई एक वर्ड आपको पता चलता है कि आपने उसकी टाइप ऑफ मिस्टेक की है, और आप पूरे 1000 पेजेस को घूमने की बजाय जस्ट उस वर्ड को टाइप करो, फाइंड करो, रिप्लेस करो एंड दैट्स डन, आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आगे सिलेक्ट है, एक बड़ा सिंपल सा बटन है। आप इसके लिए कंट्रोल A शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी डाटा हो सारे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अदरवाइज अगर आप कंट्रोल A प्रेस नहीं करेंगे तो आप जस्ट सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दें तो भी आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हुए ही नहीं है, तो फिर ये सिलेक्ट कहाँ से करेगा। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे काम फिलहाल नहीं करेगा। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग,
अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि जी सिमिलर फॉर्मेटिंग जिसकी है वो सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन उसके अलावा जिसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज है, आप देख रहे हैं फिक्सेस की फॉर्मेटिंग चेंज है, ठीक है जी। तो जिसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज है उसको ये छोड़ देगा, उसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग वाले जो है ना वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये होम टैब जो है ये मुकम्मल हुआ है। होम टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें थी हमने वो डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को होम टैब समझ में आ गई होगी और होम टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स को यूज़ करना भी आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क हमारा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी उसी तरह से कुछ पैनल्स बने हुए हैं। उनमें इन पैनल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो टेबल्स का एक अलग से पैनल है, इसके अलावा जो पेजेस हैं उसका अलग से एक पोर्शन बना हुआ है। फिर आगे आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं, ऐप्स हैं, और उससे अगर हम आगे चलें तो डिफरेंट पैनल्स हैं जो हमें मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इंसर्ट टैब को यहाँ पे वन बाय वन करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो पेजेस को देखते हैं कि पेजेस क्या हैं। तो पेज, ये हमारे पास जो एक पेज है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको आप लोगों को अगर थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज करके दिखाऊं तो ये मेरे पास ये मेरा एक पेज है। तो इस पेज का साइज भी हमें एडजस्ट करना है, बट जब हम पेज लेआउट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पेज की साइज़ के बारे में और पेज को किस तरह से हम हैंडल करते हैं ये चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट, चूँकि हम टैब टू टैब जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इसके हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज ये हमारे पास एक लेटर साइज पेज है। तो लेटर साइज पेज के ऊपर आप लोगों के पास पेजेस की कई टाइप्स यहाँ पे मौजूद है। नंबर 1, आप कवर पेज बनाना चाहते हैं। अब आप बड़ी आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि आप लोग अगर कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या फिर कोई आपने थ्योरी किसी बंदे को प्रेजेंट करनी है, तो आप उसके लिए सबसे पहले एक कवर पेज बनाते हैं जो बहुत अच्छा और बहुत क्लासी सा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी एक कवर पेज अपनी उस बुक के लिए या फिर अपने उसके लिए इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सा कवर पेज जो है वो डिज़ाइन हो गया है। मैं इसी कवर पेज को एनुअल रिपोर्ट का नाम दे देता हूँ कि ये एनुअल रिपोर्ट है पाम की तरफ से। तो अब आप ये देख रहे हैं, इसमें आप डेट लिख सकते हैं और कंपनी नेम और वगैरह वगैरह ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक बड़ा खूबसूरत और बहुत क्लासी सा कवर पेज आपके पास तैयार हो जाता है। आगे आपके पास है ब्लैंक पेज। आप ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, बट देयर इज नो नीड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ब्लैंक पेज ऑलरेडी हमारे पास है। मजीद ब्लैंक पेजेस ऐड करते जाओ तो आपके पास पेजेस की तादाद बढ़ती जाएगी। 9 ऑफ 9 पेजेस है। अब आपने डिफरेंट पेजेस यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, आप चाहें तो और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो एक पेज पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जी ये पेज अब यहीं पे ख़त्म हो जाए, इस पेज को अब आगे आप नहीं लेकर जाना चाहते। तो यहीं पे अगर आप इस पेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर इस काम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में पेजेस की हाँ ब्रेक पेज की एक ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है, तो आप ब्रेक कर देंगे, वहाँ से वो अब पेज ख़त्म हो गया और इसके बाद अब नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो बजाय इसके कि इंटर की प्रेस करते करते आप यहाँ तक पहुँचे, इट्स बेटर कि आप पेज को ब्रेक करें और पेज को ब्रेक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई अब एडिटिंग नहीं हो सकेगी। आपके यहाँ जो पेज ब्रेक है तो इट मीन्स कि वो वाला पेज नीचे से आपने जैसे क्रॉस लगा दिया है कि आपने उसको ब्लैंक लेफ्ट कर दिया और अब वो ब्लैंक ही रहेगा। उस पेज के अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजेस अब आप नहीं कर सकेंगे। जी, यहाँ तक हमारे पास पेजेस से मुतालिक था, पेज समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। नेक्स्ट मैं आप लोगों को टेबल्स के बारे में बताता हूँ। तो टेबल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। टेबल्स के बगैर हम ना तो एमएस वर्ड मुकम्मल करते हैं, ना ही एक्सेल की हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है और ना ही इन पेज। मैं ये कहूँगा कि स्प्रेडशीट को समझने के लिए टेबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं, क्यों इंसर्ट करते हैं, ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ डाटा ऐसा मौजूद होता है कि उसको आपको टेबल फॉर्म में इंसर्ट करना होता है। तो टेबल फॉर्म में डाटा को इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ टेबल्स चाहिए होती हैं। और कमाल की बात यह है कि आप टेबल यहाँ पे एक वेल सेटल्ड, वेल मैनेज्ड और वेल मैनर्ड टेबल भी बना सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ हो। इसके अलावा आप अपने तौर पे खुद से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेबल की जो है ना वो टैब में जाता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ जो है ना वो टेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये मेरे पास एक रो जा रही है और ये मेरे पास एक उसका कॉलम जा रहा है। तो इस कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं कि आप 8 रोज मेरे पास हो गए, लेकिन कॉलम एक है। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे पास जो है वो इस तरह से
10 कॉलम्स हो गए हैं लेकिन रो मेरे पास एक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप टेबल किस तरह का इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर कितने कॉलम्स और कितनी रोज आप अपने टेबल के अंदर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम और एक रो है, इस तरह से मैं आगे चलता हूँ तो ये मेरे पास 2 कॉलम और 2 रोज हो गई हैं, 3 कॉलम और 3 रोज, 4 कॉलम और 4 रोज मेरे पास यहाँ तक मुकम्मल हो गई हैं, 5 कॉलम और 5 रोज, 6 कॉलम और 6 रोज और 7 कॉलम और 7 रोज और 8 कॉलम और 8 रोज यहाँ तक मुकम्मल होती है मेरे पास। और यहाँ पे आप गेस कीजिएगा कि ये मेरे पास टोटल जो है वो तकरीबन 10 कॉलम्स मुकम्मल हो गए हैं और 8 रोज यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा जी। टेबल की इंसर्शन के बाद अब आपके पास आगे इंसर्ट टेबल का एक और ऑप्शन भी पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई 10 कॉलम्स और 10 ही रोज चाहिए मुझे, और फिर आप ये कह सकते हैं कि उनकी कॉलम की विड्थ आपने ऑटो रखनी है या फिर आप खुद डिसाइड करना चाहेंगे। आप अपने तौर पे खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कॉलम की विड्थ, और इसके अलावा आप ऑटो भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी। आप अपने जो है ना वो टेबल की सेटिंग्स को कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। आप ऑटो फिट तो कंटेंट रखना चाहते हैं, यानी जितना कंटेंट उसके अंदर होगा उतना ही आपका जो टेबल होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा। जैसे ही उसमें कंटेंट कम हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर उसको ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो वो आपकी कंटेंट के साथ एक्सपेंड भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। और अगर आप उसको ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो फिर वो ना तो एक्सपेंड करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बल्कि जो आपकी विंडो है वो उस विंडो के फिक्स साइज के अंदर ही एडजस्ट होगा, वो उससे आगे या पीछे नहीं जाएगा। आप चाहें तो रिमेंबर डायमेंशंस पे क्लिक करके आप अपनी सेटिंग को हमेशा के लिए सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो 10x10 का मेरे पास ये एक टेबल डिजाइन हो गया, लेकिन मैं इस टेबल पे फिलहाल कोई काम नहीं करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल जी करके वापस चला जाऊंगा। अब इंसर्ट टेबल के अंदर मजीद एक और चीज़ है, मेरे पास ड्रॉ टेबल भी है, तो मैं यहाँ पे टेबल एक ड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो इस टेबल के अंदर मैं अपने तौर पे कुछ, ये आप देख रहे हैं बड़ी आसानी के साथ कि मैंने एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम भी बना दी है यहाँ पे। तो आप अपने जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपने टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। उनमें रोज़ और कॉलम्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो टेबल्स को ड्रॉ भी किया जा सकता है और बड़ी आसानी से आप टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर कोई टेक्स्ट मौजूद है तो आप उस टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जस्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। पहले ये मेरे पास टेक्स्ट है और मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी, ये मेरे पास टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट का मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ और इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दूं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि जी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, तो नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देता हूं यहाँ पे कि जी 2 कॉलम में इसको एडजस्ट कर दो, 3 कॉलम में एडजस्ट कर दो। ये अब मेरी मर्जी है, मैं जितना उसको चाहूँ जिस हिसाब से चाहूँ उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। कॉमास, टैब्स और अदर बाकी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं। अभी आपके पास टोटल 3 कॉलम्स बन गए। एक कॉलम के अंदर तो ये वाला वर्ड आपका ऐड हो गया और बाकी 2 कॉलम आपके पास खाली हैं। तो ये 1 by 1 का कॉलम था जो आप अपने टेक्स्ट को भी टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे एक्सेल की सेपरेट शीट है। तो ये जब हम एक्सेल की एक पूरी शीट अपलोड करेंगे तब आप लोगों को इसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज जस्ट एक क्लिक के साथ ये चीज़ें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपके पास MS एक्सेल की एक शीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है और उस शीट के अंदर आप अपनी कैलकुलेशन को इनपुट कर सकते हैं और ये शीट MS वर्ड के अंदर ही अवेलेबल रहेगी। जो आप शीट तैयार कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसी के अंदर ही इसने अवेलेबल रहना है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक के कंटेंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे कुछ है, क्विक टेबल्स हैं। क्विक टेबल्स का बटन है, ये ऑलरेडी कुछ टेबल्स बने हुए हैं, आपको टेबल फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो टेबल फॉर्मेट्स हैं आप इन्हीं टेबल फॉर्मेट्स को यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनके अंदर चेंजेस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये डिफरेंट टेबल्स आपके पास बने हुए हैं, आप इनमें से कोई भी टेबल चूज़ कर सकते हैं जिसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इनमें से ये वाला टेबल एक यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एनरोलमेंट इन लोकल कॉलेजेस है 2005 के लगभग उन्होंने बनाया हुआ है। उनकी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और चेंजेस और न्यू स्टूडेंट्स, ये इस हिसाब से पूरा उन्होंने एक टेबल यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। तो आप इस तरह के मुख्तलिफ टेबल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं आप उन टेबल्स को भी यहाँ पे
इंसर्ट कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को टेबल की ये वाले जो ऑप्शन है ये क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है पिक्चर। ये पिक्चर्स आपने इंसर्ट करनी है। पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे फाइल से, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है आप वहां से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आप पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जहाँ मैंने पिक्चर सेव की होंगी वो चीज़ अपेयर हो जाती है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब इस पिक्चर की मैं मुख्तलिफ सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। मैं पिक्चर का साइज़ कम कर सकता हूँ और इसके अलावा साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ये मेरे पास इसका इख्तियार होगा। इसके अलावा इस पिक्चर की जो बहुत कमाल की चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको रैप टेक्स्ट के अंदर जाना है और रैप टेक्स्ट के अंदर जाके जो पिक्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि आप ये परमिशन देंगे कि जो अब रिटर्न मटेरियल होगा वो इनलाइन विद टेक्स्ट होगी। आपकी ये पिक्चर स्क्वायर फॉर्म में होगी, टाइट होगी, थ्रू होगी, टॉप एंड बॉटम होगी, बिहाइंड द टेक्स्ट जाएगी ये, या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होगी। तो ये तमाम चीज़ें आप एक एक करके एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको जो है वो रैप टेक्स्ट थ्रू के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे आप रैप टेक्स्ट थ्रू करेंगे तो अब आपके पास इस पिक्चर का इतना इख्तियार है कि आप मार्जिनल एरिया से आउट होकर भी इस पिक्चर को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और इस पिक्चर का साइज अपनी मर्जी से, यानी आप इस पिक्चर को आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्री हैंड टूल की तरह आपके पास अब आपके इख्तियार में आ गई। अब आप इससे आगे पीछे मूव कर लेंगे तो मार्जिनल एरिया से आउट भी आप इस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि आप बगैर जो है वो थ्रू किए, बगैर रैप टेक्स्ट किए आप इस पिक्चर को कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस पिक्चर के साथ आप लोगों के पास नेक्स्ट अगर थोड़ा सा सफ़र करें तो हमारे पास आगे हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। अब ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए मस्ट, आप ऑनलाइन की टर्म तो समझ ही रहे होंगे। ऑनलाइन पिक्चर के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी तो ऑनलाइन पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सो आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च नहीं कर सकते। तो जब मेरे पास नहीं है, अगर इंटरनेट कनेक्ट मेरे पास नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ। डेफिनेटली आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ। तो आप ऑनलाइन भी पिक्चर सर्च करके यहाँ पे फॉर यूनिट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन वीडियोज़ भी इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड ही आपके पास एक टास्क है कि आप ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे सर्च करके यूट्यूब से पूरी वीडियो आप यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर लेंगे और वीडियो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो MS वर्ड के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप ये कॉपी किसी बंदे को सेंड करेंगे या शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास वो वीडियो वहाँ पे प्ले हो जाएगी और वो पर्सन उस वीडियो को देख सकेगा। इसके बाद आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो टूल है जिसको हम शेप टूल कहते हैं। तो ये शेप्स हैं, बहुत ज़्यादा शेप्स हमारे पास यहाँ पे बनाई नज़र आ रही हैं। तो शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ज़्यादा डायग्राम्स और बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग, बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत ज़्यादा काम मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं वैसे एक टास्क पेंडिंग दिए जा रहा हूँ कि आप लोग ये काम कीजिएगा कि आप शेप्स टूल को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छी सी इमोजी को डिज़ाइन कीजिएगा या फिर आपको अच्छी सी डायग्राम बनाइएगा, कोई अच्छी सी जो है वो शील बना के जो है ना वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हम देख सकें कि आपको किस हद तक शेप टूल का इस्तेमाल करना है। चलें कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई एक अच्छा सा इमोजी बना सकें ताकि हम शेप टूल का भी कुछ थोड़ा बहुत इस्तेमाल जो है वो समझ सकें। तो शेप टूल में काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंजेस हैं, आप उनको कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल बड़ा लाइटली काम करना चाहूँगा। तो मैंने अब जब ये कर दिया तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ जी। ये मेरे पास ऐसे हो गया और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और जैसे ही मैं इसकी कॉपी लूँगा तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जी यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ। अब मेरे पास ये दो इमोजीज जो हैं वो दो उसकी आइज़ बन गई हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और जो है ना वो चीज़ चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए। तो मैं क्या रखता हूँ, चले मैं एक बड़ी फैंसी किस्म की उसकी नोज़ बनाता हूँ। कुछ अजीब सी नोज़ बनानी है ताकि कुछ उसकी लुक अजीब सी आ जाए। अच्छा जी, ये इससे तो नहीं, इसके अंदर भी मैं ब्लैक कलर फिल करता हूँ जी। ये आपके पास इसकी एक डायग्राम बन गया। थोड़ा सा हमें इसका जो है वो फेस भी एडजस्ट, लिप्स भी इसके एडजस्ट करने हैं, तो क्यों ना हम वो भी थोड़े से डैशिंग से ही बनाएं
जी, इसको मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ और ये देखिए आप जी, ये आपके पास एक बहुत क्लासी सी इमेज डिज़ाइन कर दी है मैंने आप लोगों के पास इमोजी। तो आप शेप्स को इस्तेमाल करके बहुत ही जो है ना वो क्लास की चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप क्या डिज़ाइन करके हमें यहाँ पे देंगे, तो प्लीज़ आप भी इन शेप्स को इस्तेमाल करें और शेप को इस्तेमाल करके बहुत अच्छी और बहुत क्लासी सी चीज़ बना के दीजिएगा, ताकि देखते हैं आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, ढेर सारी शेप्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी शेप जो आपकी समझ में आती है आप उस शेप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकें। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं वापस करता हूँ इसको। अब मैं चलता हूँ इंसर्ट शेप्स के बाद आगे मेरे पास है स्मार्ट आर्ट, इसको मैं ख़त्म कर दूँ और स्मार्ट आर्ट पे चलते हैं। स्मार्ट आर्ट हमारे पास एक बहुत ही क्लास की चीज़ है। आप जब काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान आपको समटाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ ग्राफिक्स यूज़ करने होते हैं, आप कुछ जो है वो अपना डाटा शो करना चाहते हैं कि पता चल रहा हो कि जी ये डाटा जो है फॉर एग्जांपल एक आपको शजरा जाहिर करना होता है कि कौन कहाँ से लेकर कहाँ तक चला है, सफ़रनामा आपको बनाना होता है, या फिर आपको कोई डायरेक्शन किसी बंदे को देनी होती है, या फिर आपको प्रोसेस शो करना चाहते हैं, या फिर आप एक लिस्ट के अंदर बाकी चीज़ों की मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आके स्मार्ट आर्ट जो है उसके अंदर से कुछ ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये लिस्टिंग को चूज़ कर लें, ओके पे क्लिक करें और अभी आपके पास लिस्टिंग आ गई है। अब आप लिस्टिंग के अंदर जो है वो अपना टेक्स्ट पुट करते जाएं, जिसमें नंबर 1 आपके पास आ गया, ये नंबर 2 आपके पास आ गया और ये नंबर 3 आपके पास आ गया। तो इस तरह की आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत खूबसूरत लिस्टिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत ही जो है ना वो इम्प्रेसिव टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट आर्ट की समझ आ जाए तो आप हायरार्की से रिलेटेड आप ये देख रहे हैं कि अगर आप लोगों में से किसी ने केमिस्ट्री और वो जो है ना वो पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेस पढ़ी होंगी, फ्लो चार्ट वहाँ पे, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो लोग काम करते हैं वो फ्लो चार्ट बनाते हैं, उस फ्लो चार्ट का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आप इनको नंबर 1, 2, देन नंबर 3 अभी आपके पास एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा क्लासी सा चार्ट बन गया, जिसके अंदर अभी क्लैरिटी मिल रही है हमें कि 1 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और 2 भी कनेक्टेड है, इनके 2 के साथ भी कनेक्टेड है। तो आप इस तरह से अपना स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करके अपनी डिज़ाइनिंग प्लस आपका जो काम होता है आप उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के बाद आगे आपके पास है चार्ट्स। तो आप चार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन चार्ट्स बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यह है कि आपको MS एक्सेल का किसी हद तक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप ये चार्ट्स बना सकें। अदरवाइज आप ये चार्ट्स बना सकते हैं, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार है आपके पास है। पाई चार्ट को मैं अगर क्लिक करूँ तो पाई चार्ट आप लोगों ने बड़ी आसानी से इससे पहले बना के देखेंगे। तो मैं पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पाई चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। पाई चार्ट के इंसर्ट होते ही यहाँ पे एक एक्सेल की शीट अपेयर हो गई है। अब एक्सेल की शीट के अंदर आपको क्या करना है कि आपको जस्ट यहाँ पे अपना डाटा इनपुट करना है, अगर आपने वो डाटा निकाला हुआ है तो। अगर मैं ये जो 1.2 है इसको जो 4th क्वार्टर है उसका अगर मैं इसको जो है वो कर देता हूँ 8, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक चेंज अपेयर होना शुरू हो जाएगा। अगर इसको मैं बंद कर देता हूं तो मेरे पास ये बहुत खूबसूरत एक पाई चार्ट जो है वो इंसर्ट हो गया। मैं इसको चाहूं तो अपनी मर्जी से जो है ना वो एडजस्ट कर सकता हूं, इसको मैं और एक्सप्लोर भी कर सकता हूं, इसके पार्ट्स भी कर सकता हूं ताकि मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकूं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे मौजूद है। तो सेपरेट करके इन पार्ट्स को भी डील किया जा सकता है ताकि ये हमारी समझ के लिए बहुत आसान हो और हम इसको बड़ी आसानी के साथ एक्सप्लेन भी कर सकें और आप इनको दोबारा से इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ट्स इंसर्ट करने के बाद अब एक बहुत क्लास की चीज़ आप लोगों के सामने है जी, स्क्रीनशॉट है। अब आप काम कर रहे होते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन काम करने के दौरान आप ये थिंक कर रहे होते हैं कि जी मुझे अब एक दूसरी ऐप से जाके या फिर एक दूसरे जो है ना वो पेज से जाके एक पिक लेके आनी है। तो आप बड़ी आसानी के साथ स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन को क्लिक करेंगे। जैसे ये वाइट वॉश एरिया में आएगा तो मैंने क्लिक किया और ये देखें जी आपके पास ये स्क्रीन आपकी क्लिक होके यहाँ पे आ गया। तो तरीक़ेकार इसका बिल्कुल वही है, ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है कि मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। मैं जाता हूँ और इसको और मैं सॉरी कर देता हूँ, इसको थ्रू कर देता हूँ। आप देखें आप मैं इसको कहीं पे भी मूव करके एडजस्ट कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे है स्टोर। तो आप स्टोर पे मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं जो आपके MS वर्ड के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप स्टोर पे जाएं और स्टोर पे जाके आप मुख्तलिफ ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी ऐप से रिलेटेड कुछ एड-ऑन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे कुछ अदर पैकेजेस जो आपके MS वर्ड से रिलेटेड मौजूद हैं आप उनको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने MS वर्ड को या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी दूसरे टूल्स हैं आप उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो
आप ये कह सकते हैं कि एडवांस लेवल तक जाके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो। आगे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं, यहाँ पे आप अपनी ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उन ऐप्स में से आप अपने डाटा को कभी भी रिट्राइव करके अपनी इस MS वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। विकीपीडिया इंफॉर्मेशन यानी मालूमात का खजाना है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे जाके आप इसको मुकम्मल कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी लिंक्स। आप लिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आप हाइपर लिंक इंसर्ट करेंगे। नंबर 2 आपके पास एक बुकमार्क है। तो आप हाइपर लिंक क्यों यूज करते हैं? समटाइम ऐसा होता है कि हम एक पेज पे काम कर रहे होते हैं, मतलब हमने तकरीबन 1000 पेजेस की एक बुक लिखी है और ऊपर हम कंटेंट उसके बना रहे होते हैं। जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं तो कंटेंट बनाने के दौरान हम ये करते हैं कि हर कंटेंट के सामने हम ये चाहते हैं कि अगर वो बंदा उस कंटेंट के ऊपर क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो 999 वाले पेज पे वो जंप कर जाए। तो उसके लिए हमें हाइपर लिंक यूज करना पड़ेगा। तो हम उस पेज का एक लिंक लेंगे और लिंक लेने के बाद हम उस पेज का लिंक यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इसको वहां पे उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो लिंक्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि आप लोगों को लिंक्स और बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो चूंकि ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं तो यहाँ पे बिगिनर लेवल पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको थोड़ा सा क्विक करता जाता हूँ। तो हाइपर लिंक ये होता है कि आप पेजेस को पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक और बुकमार्क को यूज करके आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ, तीसरे पेज को चौथे पेज के साथ, यहाँ तक कि आपके सिस्टम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है आप उस सारे डाटा को एक दूसरे के साथ लिंक भी कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी आप उनका दे सकते हैं कि अगर एक चीज पे क्लिक करता हूँ तो उसका जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे अपेयर होना शुरू हो जाए। ये क्रॉस रेफरेंस से रिलेटेड ही हमारे पास कमेंट की भी एक फॉर्म है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी एक पिक या किसी एक चीज के बारे में कमेंट ऐड कर देते हैं कि विंडोज पिक, मैं अगर ऐसा कर देता हूं तो इसमें क्या होगा कि अब जैसे ही मैं इस जो है ना वो चीज़ पे आऊँगा, इसमें जो है ना वो डायग्राम पे आऊँगा या फिर मैं उस टेक्स्ट पे आऊँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है वो यहाँ पे इसका कमेंट शो हो जाएगा कि जी ये विंडो की पिक है, तो मुझे इस हवाले से क्लैरिटी मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास हेडर, फुटर और पेज नंबर से रिलेटेड जो है ना वो एक पैनल पड़ा हुआ है और ये पैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पैनल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों के सामने हेडर को जस्ट इन 1 सेकंड हेडर और फुटर को यहीं पे क्लिक करके एक्टिवेट कर रहा हूँ। आप हेडर फुटर को यहाँ पे क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से भी हेडर को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से हेडर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ से इंसर्ट के पैनल में जाएंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा वाला हेडर कहाँ पे लगाना चाहते हैं। ब्लैंक कुछ भी लगा लें। इसके अलावा ये 3 चीज़ें आपके पास जो है ना वो 3 कॉलम्स आपको दे देता है। 3 कॉलम्स में आप अपनी एडजस्टमेंट कर दें। आगे आस्टन है, बेंडेड है, ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी का कोई फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोशन ऑड पेज वाला फॉर्मेट चूज करता हूँ। देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आती है जी। एड अ हेडिंग, आप डॉक्यूमेंट की यहाँ पे कोई हेडिंग दे सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे पेज नंबर है, आप पेज नंबर शुरू कर सकते हैं जी, कहीं से भी शुरू कर लें पेज नंबर। तो जब आप नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फुटर एक्टिवेट तो है लेकिन फुटर पे अभी तक कुछ भी एडजस्ट आपने नहीं किया हुआ है। तो आप अपने हेडर के यहाँ जो है वो आपके पेज का ये ऊपर वाला हिस्सा होगा जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा होता। आप ये कह सकते हैं ये आपका मार्जिनल एरिया है और आप अपने मार्जिनल एरिया के अंदर बड़ी आसानी के साथ हेडर और फुटर का जो इस्तेमाल है, यानी वो जो मार्जिनल एरिया का पेज है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप बड़ी कमाल की और बहुत अच्छी सी और बहुत इंस्पायरेशनल सी हेडिंग देंगे और उस हेडिंग के अंदर आप अपना सारे का सारा मुद्दा बयान करने की कोशिश करेंगे जस्ट इन 1 वर्ड, जस्ट इन सिंगल लाइन। तो वहाँ पे या फिर आप अपनी कंपनी का नाम वहाँ पे हेडर की फॉर्म में रख सकते हैं, फुटर की फॉर्म में, या फिर आप पेज नंबर तक यूज़ कर सकते हैं। पेज नंबर ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसके यहाँ फुटर पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। तो फुटर पे भी आप बहुत ज़्यादा, समटाइम ऐसा होता है कि आप कंपनी का कोई लेटर बना रहे होते हैं, कंपनी लेटर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कंपनी का नेम, उसके मेलिंग एड्रेसेस, उसके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आप यहाँ पे वो तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप पेज नंबर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर के अलावा आपके पास आगे नेक्स्ट बनता है पेज नंबर। तो पेज नंबर को देखें जी, पेज नंबर आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं। अगर आप पेज नंबर लगाएंगे तो आपका हेडर खत्म हो जाएगा, फुटर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। या तो हेडर फुटर स्टे करेगा या फिर आपका पेज नंबर स्टे करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप मेरे पास पेज नंबर यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इंसर्ट है, हेडर फुटर के अलावा पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज कर सकते हैं, पेज के मार्जिनल एरियाज होते हैं वहाँ पे आप पेज नंबर एडजस्ट कर सकते हैं, या जहाँ पे आपका कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है आप उस कर्सर की जगह पर भी पेज नंबर यूज़ कर सकते हैं। या फिर फॉर्मेट पेज नंबर्स हैं, रिमूव पेज नंबर आप भी कर सकते हैं। आप पेज नंबर्स को मुख्तलिफ
जो है ना वो सीक्वेंस में फॉर्मेट उसका कर सकते हैं कि 1 2 3 के हिसाब से चलना है, या फिर आप वहाँ पे कोई करैक्टर पुट करना चाहते हैं, या फिर कोई और चीज़ आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कहाँ से लेना चाहते हैं, आप 100 से पेज नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इख्तियार में होगी। तो हेडर फुटर और पेज नंबर बेसिकली आपकी कंपनी की ब्रांडिंग होती है, आप जैसे चाहें इसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स, तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स के अंदर ही आप डाटा लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। समटाइम ऐसा होता है, ऐसा ये नहीं है कि आपकी बाकी डॉक्यूमेंट की विंडो अनयूज रह जाएगी, उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे आप उसको यूज़ कर सकेंगे। हाँ, लेकिन ये बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप बुक्स पे देखते हैं एक स्पेशल बॉक्स बना के वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंटर दे दिया जाता है या कुछ क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे एडिशन के लिए आप ऐसे बॉक्सेस यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन करते हैं और उन बॉक्सेस को इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के साथ आपके पास आगे कुछ और चीज़ हैं जिनमें आपके पास कुछ पार्ट्स हैं जी। देखें, आप ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं किस तरह की आपने रखनी है, उनके मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स हैं जिनको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आपके पेजेस के हवाले से। या आपके पास वर्ड आर्ट है। इससे पहले आप लोगों को मैंने होम टैब के अंदर जो है ना वो ये टाइपोग्राफी के बारे में मैंने कुछ बताया था। टाइपोग्राफी की तरह ही आपके पास वर्ड आर्ट भी है, लेकिन वर्ड आर्ट थोड़ा सा क्लासी है, तो मैं आप लोगों को वर्ड आर्ट के बारे में भी बताना चाहूँगा। दैट्स टू मच ट्रिकी। आप वर्ड आर्ट पे जाएं, देखें जी, ये वर्ड आर्ट आपके पास है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता, लेकिन इसके अंदर मज़ीद और बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें भी आप वर्ड आर्ट के अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अब आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि आप वर्ड आर्ट के अंदर और कितना कमाल और कहाँ से ये सारी चीज़ें आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं। आप उन स्टाइल्स को दोबारा से डाउनलोड करके उनका ग्लो और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं जी, मैंने आप वर्ड आर्ट और साथ में जो आपके पास यहाँ पे टाइपोग्राफी था, उन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर दिया और ये दोनों एक ही तरह का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब ये चीज़ मेरे पास क्या है जी, इसमें ड्रॉप कैप होता है, तो फिलहाल मेरे पास कोई पैराग्राफ नहीं है। ड्रॉप कैप हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं कि पहला एक वर्ड बहुत कैपिटल लिखा हुआ होता है और उसके बाद रूटीन में हमारे पास हमारा टास्क परफॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो ड्रॉप कैप आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म में आगे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं जी सिग्नेचर। तो सिग्नेचर लाइन बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग फुटर यूज़ करते हैं, आपके फुटर की तरह ये सिग्नेचर लाइन भी काम करेगी। आप एक सिग्नेचर ऐड कर देते हैं, चाहे वो नंबर ही सिस्टम ही क्यों ना हो, तो वही सिग्नेचर आगे चलता जाएगा और उसी सिग्नेचर पे वो काम करेंगे। आप इंसर्ट डेट एंड टाइम कर सकते हैं। आप जहाँ पे आप मौजूद हैं वहीं पे आप डेट एंड टाइम एग्जैक्टली इंसर्ट कर सकते हैं कि जी एग्जैक्टली डेट एंड टाइम आपका जो उस वक्त का टाइम होगा वो इंसर्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके अलावा आपके पास आगे एक बड़ा लास्ट जो है ना वो ये इसका जो है ना वो डिस्कशन पॉइंट है जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट को एम्बेड कर सकते हैं। तो चाहे तो वो टेक्स्ट ऑफ फाइल ले लें आप, चाहे कोई ऑब्जेक्ट आप लें। अब ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है ना वो सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी एक इमेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई आइकन हमें कोई इमेज तो नज़र आ नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे जी, कोई एक इमेज ले लें और उस इमेज को आप ओके करें और यहाँ पे ला के आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंसर्ट करने का आपको टाइम मिलेगा, आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं और उनको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बिटमैप इमेज है आपके पास, आप इस तरह के बहुत ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके यहाँ पे ला सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, आप किसी फाइल से आपको टेक्स्ट लेंगे और वो टेक्स्ट आप यहाँ पे ला के एडजस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट भी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ होगा। इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस हैं। आप इक्वेशंस मैथ यूज़ करेंगे तो आपको इन इक्वेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इक्वेशंस आती हैं, समझ में हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल चूँकि मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को इक्वेशंस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। हाँ, आप कोई भी एक इक्वेशन इंसर्ट करके उसके अंदर जस्ट उनकी वैल्यूज पुट करें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन से रिलेटेड पूरा पैनल अपेयर हो जाएगा जो बहुत डिटेल्ड है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे मेरे पास एक है सिंबल्स। तो आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं और इसके अलावा और बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी सिंबल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, क्लासी और आई कैची बना सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो इंसर्ट का पैनल था वो भी मुकम्मल हुआ है। इंसर्ट का पैनल और होम का पैनल ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैनल थे। इसके बाद हमारा पेज लेआउट का पैनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसमें ही तो हमें काम करना है। आगे चलते हैं तो डिज़ाइन के पैनल को डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन के पैनल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये वही डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग वाली डिज़ाइंस पड़ी हुई हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्टाइल्स
होम टैब के अंदर बता चुका था, वही डिज़ाइन के अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप उन्हीं तरह जो है ना वो डिज़ाइन को दोबारा से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हीं फॉर्मेटिंग को दोबारा से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। और ये थीम्स बिल्कुल आपके वही कलर्स हैं, वही पोर्शंस हैं। आप जब इनको इंसर्ट करेंगे तो आपके पास थीम से रिलेटेड यहाँ पे डिज़ाइनिंग आ जाएगी। आप थीम से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और आप जो कुछ आप लिखते जाएंगे वो उसी तरह से एडजस्ट होता जाएगा। जो आपका यहाँ पे डिज़ाइन या डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हुई होगी ना, फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। अभी आगे कलर्स हैं जी। कलर्स आप अपनी मर्जी के चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे चॉइस अपनी ले सकते हैं कि जी आप कौन से वाले कलर्स जो है उनको आप मतलब ब्रिलियंट फील करते हैं, आप चाहते हैं कैसे कलर्स के अंदर आप काम करें, तो आपको ये अपनी एक कलर स्कीम सेलेक्ट करें और आपको वही कलर स्कीम जो है वो ज़्यादा पॉपअप होगी और आप उसी कलर स्कीम के अंदर रह के काम करेंगे। यहाँ पे आपके ये वाले जितने भी थीम्स हैं या फिर जो आपके पास है उस हिसाब से वो आपका ऑटोमेटिकली ये जो स्टाइल्स हैं ये भी अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे उसी कलर स्कीम के हिसाब से ये आपके पास ये चीज़ें अपडेटेड अवेलेबल होंगी। आपके जो टाइटल, जो स्टाइल, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है वो इन कलर्स के साथ अटैच हो जाएगी। फॉन्ट्स में आप चूज़ कर सकते हैं कैलिबरी की जगह पे आप कोई भी फॉन्ट चूज़ करेंगे तो उस फॉन्ट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिज़ाइनिंग है, ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है। आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग जैसी करना चाहेंगे वैसी हो जाएगी। यहाँ फिर आ गया पैराग्राफ स्पेसिंग है। आप पैराग्राफ स्पेसिंग को जैसा रखना चाहते हैं ये उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके दे। आप इफेक्ट्स को जैसा रखना चाहते हैं ये इफेक्ट्स भी आपकी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करके दे देगा। हम इससे पहले इफेक्ट्स को, पैराग्राफ स्पेसिंग को सबको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सेट एज डिफॉल्ट पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो कुछ आपने यहाँ पे चूज़ किया, जब भी आप अपने वर्ड की विंडो को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे उसी तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो सेट एज डिफॉल्ट करने से ये होगा कि आपकी यही फॉर्मेटिंग हमेशा के लिए सेव हो जाएगी और आप इसी फॉर्मेटिंग में काम करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं जी। पेज बैकग्राउंड है, तो पेज के बैकग्राउंड पे आपको क्या काम करना है। डिज़ाइन में जाके पेज के बैकग्राउंड का बहुत काम होता है जी हमें। तो हम सबसे पहले वाटरमार्क देखते हैं। वाटरमार्क हम तब लगाते हैं जब हमने फाइल किसी को सेंड करनी होती है और हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा उस फाइल को मिसयूज़ ना करे, वो फाइल हमारी ही जो है ना वो कॉपीराइटेड रहे या हमारी ही ऑनरशिप के अंदर रहे। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे वाटरमार्क लगा देते हैं। इससे पहले यूट्यूब के अंदर भी हम वाटरमार्क लगाने के बारे में अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। दूसरे चैनल में हम यूट्यूब की एसईओ सिखला रहे हैं और वो चैनल ऑटोमेटिकली आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, आप उस लिंक को फॉलो करके हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो वाटरमार्क क्या है? वाटरमार्क बेसिकली हम अपनी फाइल को सेव करने के लिए या कॉपीराइटेड रखने के लिए लगाते हैं। तो जैसे मैं कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करता हूं तो आप ये देख रहे हैं कि सेमी ट्रांसपेरेंट सा मेरे पास यहाँ पे एक वाटरमार्क अपीयर हो गया है। अब मैं इस वाटरमार्क को जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने तौर पे वाटरमार्क कस्टम करके, जैसे मैं कस्टम वाटरमार्क पे आता हूँ तो मैं चाहे तो पिक्चर वाटरमार्क लगा लूँ। अगर मैंने कोई टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना है तो मैं टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकता हूँ जी। टेक्स्ट मेरा एज की जगह पे मैं लिख देता हूँ पाम। आप सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है या फिर आपको कुछ और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आपकी मर्जी है। ये मेरे पास पाम आ गया, आप इसको फुल भी कर सकते हैं, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, आप इसको डायगोनल भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे इख्तियारात यहाँ पे आपके पास मौजूद होंगे। अब इसी तरह से वाटरमार्क के अंदर आप जो है ना मजीद वाटरमार्क जो हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिस की वेबसाइट से, और इसी तरह से आप अपने वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज कलर पे। तो आपके पास पेज कलर भी है, आप पूरे पेज का कलर, इससे पहले शेडिंग के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं और इससे पहले आप लोगों को हाइलाइटर के बारे में बता चुके हैं कि आप किस तरह से हाईलाइट करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है पेज कलर की। तो आपका जो पूरा पेज होगा, फुल पेज का कलर चेंज हो जाएगा। कोई भी इसमें से कलर आप चूज करें और आप पूरे पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। तो पेज कलर कोई बड़ा ही आई कैची सा रखें और बड़ा ही इंस्पायरेशनल सा रखें ताकि आपकी जो तैयार की जा रही है असाइनमेंट है वो बड़ी आई कैची और बड़ी जो है वो इंप्रेसिव सी हो। इसके बाद आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं पेज बॉर्डर्स। तो आप अपने पेज को बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह के बॉर्डर लगाना चाहते हैं। मैं फिलहाल कस्टम बॉर्डर्स पे आ जाऊँ या 3D बॉर्डर्स पे आ जाऊँ, शैडोई बॉर्डर्स पे आ जाऊँ, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं किस तरह के बॉर्डर्स यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक बॉक्स वाला बॉर्डर यहाँ पे लगाता हूँ और मैं कोई अपना अच्छा सा बॉर्डर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं बॉर्डर चूज़ करता हूँ इसका मैं थोड़ा साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, 6 पीटी पे ले जाता हूँ मैं इसको और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे बॉर्डर लग गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट पे बड़ा क्लासी सा एक बॉर्डर लगा हुआ है। आप कस्टम बॉर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, शेडिंग और बॉर्डर्स की बाकी की और बहुत सारी चीज़ें जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो आप चेंज करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपीयर होता जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को डिज़ाइन की टैब भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टैब है पेज लेआउट के बारे में।
पेज लेआउट को देखते हैं। पेज लेआउट हमारे पास ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हमारा एक टॉपिक है। पेज लेआउट जो है इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्जिन्स, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ना उसके कुछ मार्जिन्स लगे हुए, ये इसका मार्जिनल, ये कर्सर जो है इससे आगे नहीं जाता, ये उसका मार्जिनल एरिया है। मैंने जब रूलर्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये उसका मार्जिनल एरिया है। आप चाहें तो ये मार्जिनल जो है, मार्जिनल एरिया जो है इसको नॉर्मल, नैरो या फिर आप किसी भी और फॉर्म में लेके जा सकते हैं। देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली नैरो हो गया है। आप जिस तरह से मार्जिन चूज करेंगे ये उसी हिसाब से मार्जिन लगाना शुरू कर देगा। वाइड कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा, अब ये इतने ही एरिया के अंदर मार्जिन एरिया रखेगा। तो मैं फिलहाल इसको नॉर्मल में करके वापस आता हूँ। मार्जिन के अलावा अब आपको ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है जी, आप अपने डॉक्यूमेंट को किस ओरिएंट फॉर्म में रखना चाहते हैं, किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। आप उसको लैंडस्केप में रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं। हमारे पास दो ही फॉर्म्स हैं। अभी ऑलरेडी ये हमारे पास पोर्ट्रेट फॉर्म है, आप इसको लैंडस्केप में कर सकते हैं। ये लैंडस्केप में चला गया। अब लैंडस्केप समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसका साइज चेंज करता हूँ तो लीगल करता हूँ। अब आपको ये ओरिएंटेशन समझ में आ रही होगी। ये आपके पास पोर्ट्रेट है और ये आपके पास लैंडस्केप है। तो आप जब डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर रहे होते हैं तो आपको समटाइम लैंडस्केप की जरूरत पड़ती है और समटाइम आपको पोर्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। तो पेज सेटअप के अंदर आप इसकी ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। आगे आपके पास साइज है, तो पेज का साइज यहाँ पे लेटर या लीगल या फिर आपके पास एग्जेक्टिव या फिर आपके पास A4 है। तो पेज के डिफरेंट साइजेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी एक साइज चूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला साइज चाहिए और कौन सा वाला साइज आप किस साइज पे काम कर रहे हैं, या फिर आपकी कंपनी या फिर आपके बॉस की तरफ से कौन सा साइज सजेस्ट किया गया है, आप वही साइज यहाँ पे पिक करेंगे। तो फिलहाल हम लेटर पे वापस चलते हैं, बल्कि लीगल पे रहते हैं ताकि हमें ये लैंडस्केप वाली जो ओरिएंटेशन है ये समझ में आती रहे। इसके बाद हमारे पास आगे है कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर क्या है, आप एक कॉलम रखना चाहते हैं तो 1 कॉलम तो ऑलरेडी है, तो आप 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स या फिर 4 कॉलम्स भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये देख रहे हैं पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। अब इसी तरह से जब दूसरा कॉलम होगा तो ये दूसरा कॉलम है। इसी तरह से आप जाके तीसरे कॉलम पे भी काम कर सकते हैं। तो अब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 3 कॉलम्स में एडजस्ट हो गया। जिस तरह से न्यूज़पेपर आपके पास होता है तो न्यूज़पेपर की फॉर्म में ये आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट बन गया। तो आप 1, 2, 3 या फिर इससे ज़्यादा कॉलम्स को भी एडजस्ट करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी है, तो आप इससे ज़्यादा कॉलम्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 अगर नहीं करना चाहते तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे बता दें। उसकी एक लिमिट होगी यहाँ पे जो आपको बताई जाएगी। उस लिमिट के अंदर है कि आप कॉलम्स को एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन एक लाइन का एक कॉलम तो हो भी नहीं सकता। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक वर्ड लिखेंगे और आपका कॉलम मुकम्मल हो जाएगा, तो ऐसी बकवास मारने से परहेज कीजिएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप कॉलम्स को बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। कॉलम्स के बाद आगे आपके पास ब्रेक्स हैं, तो मैं ब्रेक्स, इससे पहले पेज ब्रेक्स आपको पहले बता चुका हूं कि आप पेज को ब्रेक करके नए पेज पे जा सकते हैं। आगे कॉलम ब्रेक भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग आपके पास है, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस पेज, इवन पेज या फिर ऑड पेज है। ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। ये आपके पास कॉलम्स, इसी तरह से आप अगर आगे चलेंगे तो ये आपके पास कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स को ही मैं अगर सिलेक्ट करता हूं तो ब्रेक्स के अलावा मैं कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूस पेज। ये अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट होंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि साइंस अपेयर होंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये पेज किधर जा रहा है। फिलहाल इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता आप लोगों को इस हवाले से अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे अवेलेबल रहूँगा और डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे लाइन नंबर्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लाइन नंबर्स भी शो कर सकते हैं जी। कंटिन्यूसली शो करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से तो आप कर सकते हैं, या फिर आप जो भी अपना लाइन नंबर एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कितनी लाइंस आपने लिख ली हैं आप लाइन नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हाइफिनेशन है। यार हाइफिनेशन क्या है मुझे भी बताइएगा, इस पर रिसर्च कीजिएगा। मुझे नहीं पता चल रहा कि हाइफिनेशन को क्यों यहाँ पे रखा गया है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाइफिनेशन के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि क्यों है। इंडेंटेशन और स्पेसिंग के बारे में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडेंट कर सकते हैं हम अपने पेजेस को बड़ी आसानी के साथ समझने के लिए। तो ये आपके पास इंडेंटेशन है, आप इंडेंटेशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। और इसी तरह से आपके पास ये इंडेंटेशन आपकी मूव हो रही है। या आपके पास जो है ना वो बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग भी है कि आप कितनी स्पेसिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिलहाल इन पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे वापस जाते हुए थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं ताकि ये चीज़ हमें नज़र आती रहे। इसको सेंटर में लेके जाते हैं। अब हम दोबारा से पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीज़ें अपेयर नहीं हो रही हैं। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग्स, फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैन आगे, ठीक है। अब ये क्यों नहीं अपेयर हो रही है? रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए।
अब अगर कोई हमारे पास इमेज होगा तो उस इमेज के अंदर ये वाले ऑटोमेटिकली जो कीज हैं एक्टिव हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक्टिव हो गया। तो आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं और रैप टेक्स्ट में ही आप चूज करेंगे कि आप इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये एक ही पिक है तो मैं अगर एक और लेके आ जाता हूं तो बाकी के जो दो हैं वो भी आप देखेंगे कि वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। एक तो मैं इसको करता हूँ रैप टेक्स्ट और थ्रू कर देता हूँ और मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ अगर ये मेरी बात मान जाए तो। अब यहाँ पे उन्होंने जो दूसरी पिक इंसर्ट की है वो ऊपर कर दी है जी। शिट क्या कर दिया। अच्छा जी, अब ये दोनों पिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको भी मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं रैप टेक्स्ट करूँगा आप देख रहे हैं अब ये यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। पेज लेआउट में जाकर देखेंगे तो अब आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन भी एक्टिव हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने इमेजेस को, कौन से इमेज को आप फ्रंट पे रखना चाहते हैं, कौन से इमेज को आप बैक पे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस चीज़ को आप उसको जब सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आप कहेंगे कि जी ब्रिंग फॉरवर्ड ले आओ, उसको फॉरवर्ड ले आएगा। आप उसको कहते हैं जी सेंड बैकवर्ड कर दो तो वो उसको बैकवर्ड ले जाएगा। ठीक है जी, देख रहे हैं ना आप, ये समझ में आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको कहता हूँ कि ब्रिंग फॉरवर्ड तो वो फॉरवर्ड आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड तो वो बैकवर्ड चला जाएगा। तो आप अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं कि आप अपनी इमेज की पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं, आप उसको किस एरिया में रखना चाहते हैं। जहाँ पे आप अपनी इमेज एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे उसके फॉर्मेट्स भी, वहाँ पे उसकी पोजीशन भी एडजस्ट हो जाएगी। आगे सिलेक्शन पैन है आपके पास, उस सिलेक्शन पैन में ये आप क्लियर कर सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ सिलेक्ट की हुई है। मैंने अगर ये इमेज सिलेक्ट की है तो ऊपर वाली इमेज सिलेक्ट करूंगा तो मुझे वो बता रहा है कि पिक्चर नंबर 14 मेरी सिलेक्टेड पिक्चर है। इसी तरह से मैं नीचे वाली पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो पिक्चर नंबर 15 मेरे पास सिलेक्टेड पिक्चर है। तो इसी तरह से मैं आगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे टेक्स्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा इमेजेस के बारे में टास्क है। अब आप इमेजेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इमेज को किधर रखना चाहते हैं। आप उसको राइट अलाइन करें, सेंटर लाइन करें, मिडल लाइन करें, बॉटम अलाइन करें, या फिर आपकी अलाइनमेंट सारी की सारी इमेजेस की अलाइनमेंट यहीं पे पड़ी हुई है, आप उनको अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो अरेंजमेंट का एक पैनल आपके पास नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सारे का सारा पेज लेआउट के अंदर जो अरेंजमेंट का एक पैनल है ये सारा इमेजेस के बारे में है। ये पिक्चर्स के बारे में, जब आप पिक्चर्स इंसर्ट कर लेंगे तो उन पिक्चर्स को कैसे आपने एडजस्ट करना है ये सारे का सारा उस हवाले से डिस्कस करेगा। उम्मीद है पेज लेआउट के अंदर जितनी भी फीचर्स को डिस्कस किया गया है वो फीचर्स भी आप लोगों की समझ में आए होंगे। इसके बाद अब हमारे पास हैं रेफरेंसेस का पैनल। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि बहुत स्पीडी हम मूव करते हुए आगे चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 2 घंटे में इसका जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं बाकी की बहुत ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस करने के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। और मैं वैसे थक भी गया हूँ बोल बोल के काफ़ी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको मज़ीद में आगे लेके चलूँ। तो रेफरेंसेस जो हैं हम उनको अगर देखते हैं तो रेफरेंसेस में क्या है कि सबसे पहले तो मैं रेफरेंसेस के बारे में जस्ट आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि आप क्या करते हैं कि जब आप कोई बुक लिख रहे होते हैं, जब आप कोई जो है ना वो नोट्स बना रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे आप रेफरेंस देना चाहते हैं। तो वो जो रेफरेंसेस आप देते हैं तो उसके लिए आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप जस्ट एक टास्क आपने बनाया और टेक्स्ट आपने ऐड किया, उसको आप जो है ना वो रेफरेंस दे सकते हैं, उसका कौन सा लेवल है ये देख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो उनके रेफरेंसेस आप देख सकते हैं। कुछ एंड नोट दर्ज कर सकते हैं, कुछ फुट नोट दर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइटेशंस आप दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एंट्री को मार्क कर सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं, आप उसके क्रॉस रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। कोई बिब्लियोग्राफी आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आप चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस में क्या करना है कि आपने जस्ट रेफरेंसेस देने हैं, साइटेशन मार्क करनी है, या फिर आप फुट नोट या एंड नोट देते हैं। इससे ज़्यादा रेफरेंसेस के अंदर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। होप किसी अगली वीडियो के अंदर इसको मजीद डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपके पास मेलिंग आता है। तो मेलिंग के अंदर क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिए होते हैं उस डॉक्यूमेंट को आप किसी ना किसी जगह पे मेल करते हैं, सेंड करते हैं। तो उसको मेल करने के लिए, सेंड करने के लिए आपके पास ये मेलिंग की ऑप्शंस हैं। तो आप इन्वेलप्स बनाएं, लेबल्स बनाएं, या फिर जो मेल है उसको आप तैयार करना शुरू कर दें। रिसिपिएंट के नाम लिखें। लेकिन यह है कि यहाँ पे सारे का सारा आपको बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की हुई है। हमने कोई मेलिंग एड्रेसेस नहीं दिए हुए हैं जिन पे ये जाना है, कोई हमने इसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी सेट नहीं की हुई है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमने कोई ऐसा डाटा बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया हुआ है जिसको हमने किसी को सेंड करना है। सो ये सारी चीज़ें स्टॉप्ड हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस भी किया जाएगा। रिव्यू का पैनल है आपके पास। रिव्यू का पैनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेकर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप प्रूफिंग कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर्स की।
आप चाहें तो जो कुछ आपने लिखा हुआ होता है, आई हैव टू गो फॉर अ वॉक। अब मैंने यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक नहीं की है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अवेलेबल होगा मेरे पास। आई हैव टू गो फॉर अ वॉक, तो मैं यहाँ पे अगर ये कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर आ गया है। तो मैं जाता हूँ जी वापस रिव्यू पे और स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करता हूँ, तो वो मुझे कह रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हुए मुझे कह रहा है जी जी का वर्ड है, इसको ख़त्म करके गो का वर्ड आना चाहिए। आप चाहें तो हम गो लगा दें यहाँ पे, तो आई हैव टू। अब वो कुछ सजेशंस भी दे रहा है, वो कहता है एनर्जी, ट्राई, डाई, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गो का वर्ड ठीक है, तो मैं उसको चेंज करता हूँ, आई हैव टू गो फॉर अ वॉक। तो उसने ग्रामर को चेक करके मुझे दे दिया, तो उसने मेरे डाटा को अपडेट कर दिया। तो आप इस तरह से आप अपने मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। आपके पास जो डाटा होता है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर अपनी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। तो जितने भी प्रूफ रीडर्स होते हैं, या फिर अगर आप नेट पे काम करना चाहें प्रूफ रीडिंग का, तो आप यहाँ पे उन चीज़ों को प्रूफिंग कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, कुछ कमेंटिंग ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कमेंट्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस हैं, आप चेंजेस को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई चेंज हुआ है। तो ये सिर्फ उस वक्त हम करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट किसी बंदे को सेंड करना होता है और उस बंदे से वापस रिस्पॉन्स में हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस बंदे ने किस किस चीज़ को चेंज किया, किस किस चीज़ को उसने जो है ना वो जंप किया, तो हम उसको पिकअप करते हैं। इस तरह से मार्कअप फिर देखेंगे किसी और वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला, बाकी डिटेल फिर देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, अगर आप चाहें तो आप इसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसको पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई बंदा इसको एडिट नहीं करेगा, जैसे ही आप मेल किसी को भेजेंगे वो वैसे ही रहेगी। आगे व्यू का बटन है, व्यू का बटन भी बहुत सिंपल है, जिसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास व्यूज़ है, जिसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेआउट बटन कह चुका हूँ कि ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स हैं, आप किसी भी एक लेआउट के अंदर काम कर सकते हैं। ये आपके पास रूलर्स हैं, ग्रिड लाइन्स हैं और नेविगेशन बार है। ग्रिड लाइन आपके पास ऐसी होंगी, जो आपके पास एरिया होगा जिसमें आपने लिखना है उसी के अंदर ग्रिड लाइन आपके यहाँ शो होंगी। ये आपके पास नेविगेशनल पैनल है जिसके अंदर आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। तो रूलर्स आपके यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो मैं रूलर्स को तो रूलर्स रहने ही दूंगा, उसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा। ये आपके पास जूम बटन है, आप जो है ना वो जूम पैनल है, इसमें आप अपने आप डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं और उसको बड़ा करके या फिर स्मॉल साइज में देख सकते हैं। आगे आपके पास पेजेस हैं, जब आप इसको जूम करते हैं तो आपको 1 पेज नज़र आए, 2 पेजेस नज़र आए। अब यहाँ पे मैं अगर मल्टीपल पेजेस कर देता हूँ तो फिर जूम करने के बाद ऑटोमेटिकली आई हैव टू चेंज दिस ओरिएंटेशन प्लीज़। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं जूम के बटन में जाता हूँ तो मैं मल्टीपल पेजेस अगर कर देता हूँ तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, बट अलबत्ता मैंने शायद यहाँ पे किया हुआ है कुछ काम, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं दोबारा से आपको जूम के मल्टीपल पेजेस के बारे में बताता हूँ। इट्स नॉट वर्किंग नाउ। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पेज शो होगा, 2 पेजेस शो होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब आप जूम करते जाएंगे या जूम को जो है ना वो मिनिमाइज करते जाएंगे तो आपको ढेर सारे पेजेस जो हैं वो एक ही जगह पे शो होना शुरू हो जाएंगे। न्यू विंडो कर सकते हैं आप, बाकी विंडोज़ को अरेंज कर सकते हैं, एक ही विंडो को सेपरेट करके आप 2 विंडोज़ एक टाइम पे देख सकते हैं। या आपके पास एक दूसरी विंडो भी यहाँ पे नज़र आ गई, आपको रिमूव कर देता हूँ मैं स्प्लिटिंग को। आप दोनों विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। आप ऐसा होता है समटाइम कि आप जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो आप विंडो को स्प्लिट करें, नीचे विंडो एक अपेयर हो जाती है और आप उसको देख के टाइप कर सकते हैं। दोनों विंडोज़ पे एक टास्क प्रिपेयर किया जा रहा है, आप एक मिनट के अंदर एक ही बार में 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं। तो आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं। तो आपको अगर एक ही वक्त में 2 डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं तो आप विंडो को सेपरेट करके भी काम कर सकते हैं। इस तरह से व्यू साइड बाय साइड है, इन चीज़ों को आप खुद कीजिएगा और ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इनमें मैं आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। फॉक्सटेल रीडर अगर आपने साथ में अटैच किया हुआ है तो आप मुख्तलिफ किस्म के टास्क इसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने MS वर्ड का ये कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इस पूरी वीडियो के अंदर हमने आप लोगों के सामने जो है वो MS वर्ड के एक एक फीचर को जो है वो ओपन करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो हमने डिस्कस नहीं की हैं, वो कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। आप लोगों को अगर उन चीज़ों को भी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हम इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।